अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 71। मैं इस मुल्क से बाहर जाने से पहले करमदीन से अपने वालिदैन का पता मालूम करना चाहती थी। जब वो हमारे यहाँ नहीं आया तो मैं उसके पास उसके घर में उससे मिलने गई। वो घर में मौजूद था। मुझे देखते ही कुछ घबरा सा गया। कहने लगा, मैंने तुम्हारे खानदान वालों से टेलीफोन पर बात की थी और वो इस बात पर राजी नहीं है कि तुम्हें उनका पता बताया जाए। करमदीन, मुझसे झूठ ना बोलो। तुम बहाने बना रहे हो और मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें यकीनन मेरे खानदान वालों से जबरदस्त मुनाफा हासिल हो रहा है और उस मुनाफे को बरकरार रखने के लिए तुम मुझे मेरे वालिदैन से दूर रख रहे हो। उसने कहा, तुम कुछ भी समझ लो, अगर मैं मुनाफा हासिल कर रहा हूं तो उस मुनाफे से हाथ धोना नहीं चाहता। दूसरी बात यह कि मुझ पर हाथ उठाने से पहले या मुझे हलाक करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लो कि मैं दुनिया में वाहिद शख्स हूं जो तुम्हारे पैदाइशी राज को जानता हूं। अगर मैं मर गया तो तुम तमाम उम्र परेशान होती फिरोगी, लेकिन यह हसरत लेकर मरोगी कि तुम्हें तुम्हारे वालिदैन मिल जाएं। करमदीन, मैं जानती हूं कि तुम बहुत लालची हो। देखो, मेरे पास 4000 रुपये हैं और वो घर में रखे हुए हैं। अगर तुम्हें रुपए की जरूरत है तो मैं वो लाकर तुम्हें दे दूंगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह सोचने समझने का मौका दे रही हूँ। आज मेरी आखिरी बात सुन लो। मैं कल इसी वक्त 4000 रुपये लेकर आऊंगी। अगर तुमने वो रुपए लेकर मुझे मेरे वालिदैन तक पहुंचा दिया तो तुम्हारी उम्र तवील हो सकती है, वरना कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं हसरत से जी लूंगी, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहूंगी। अब मेरी बात पर गौर करते रहो। कल मैं इसी वक्त आऊंगी। बस ये आखिरी बात कहकर जा रही हूँ। मैं वहां से आ गई। दूसरी तरफ मलिक नवाज ने मेरी तस्वीरें उतारने के बाद उन्हें शायद नासिर पाशा के पास भेजा था, जो पसंद कर ली गईं। दूसरे दिन उसने खुश होकर मुझे बताया कि मेरी तस्वीरें पसंद कर ली गई हैं, मेरी मुलाजमत पक्की हो गई है और मेरे जाने का इंतजाम भी हो चुका है, लिहाजा मैं जरीना के साथ सफर कर सकूंगी। मैं उसी शाम 4000 रुपये लेकर गोली मार के उस गली में गई जहां करमदीन रहता था, लेकिन वहां दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। पास वाले गली के दुकानदार ने कहा, वो तो कल ही अपना सामान लपेट कर यहाँ से जा चुका है। उसने ये कमरा छोड़ दिया है, अब ये किराए के लिए खाली है। मैंने देखा, वाकई दरवाजे के ऊपर एक गत्ते पर लिखा हुआ था कि कमरा किराए के लिए खाली है। मैंने दुकानदार से पूछा कि वो कहाँ जा सकता है। दुकानदार ने लाइलमी जाहिर की और नफरत से कहा कि वो शराबी जवारी है, किसी दूसरे अड्डे में चला गया होगा। मैं उसे तलाश करने के लिए निकल पड़ी। मैंने अंकल वहाब से कार ले ली और खुद ही ड्राइव करती हुई मुख्तलिफ इलाकों में घूमती रही। उसे देखती रही, लेकिन वो कहीं नजर न आया। आखिर 2-4 दिनों की तलाश के बाद ये यकीन करना पड़ा कि करमदीन वो शहर छोड़कर चला गया है। मरजाना की दास्तान यहाँ पहुंची थी कि अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मरजाना खामोश हो गई। उसने अपने सामने बैठी हुई लड़की से कहा, जरा जाकर देखो कि दरवाजे पर कौन आया है। लड़की ने आगे बढ़कर दरवाजे को खोला तो वहां एक नई लड़की खड़ी थी। मरजाना ने अपनी जगह से उठकर कहा, आओ अंदर आ जाओ, कौन हो तुम? वो अंदर आते हुए बोली, मेरा नाम ललिता है, मैं आज ही इस जजीरे में आई हूँ। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए वो सब कुछ सुन रहा था। ललिता का नाम सुनते ही मैं चौंक गया, क्योंकि आज की मीटिंग में यह तय पाया था कि टीना मरियम मेरी निगरानी करेगी। उसी तरह ललिता मरजाना के मुतालिक मालूमात हासिल करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि मरजाना आखिर किस किस्म की लड़की है और उसके अंदर बगावत का जज्बा है या नहीं। मैं सीधा होकर बैठ गया, बल्कि मोहतात हो गया कि मरजाना उससे मिलकर कोई ऐसी बात ना कहे जिससे उस पर होने वाला शुबा यकीन में बदल जाए। ललिता कमरे के अंदर आने के बाद अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा रही थी। मरजाना ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से दबाया। ललिता चौंक कर उसके हाथ को देखने लगी। उसने भी यही महसूस किया जैसे वो किसी औरत से नहीं बल्कि किसी मर्द से हाथ मिला रही हो। हालांकि वो हाथ एक औरत का था, मरजाना का था। मेरा नाम मरजाना है, क्या तुम्हारे साथ और भी दूसरी लड़कियां इस जजीरे में आई हैं? ललिता ने कहा, मेरे साथ सिर्फ एक लड़की है, उसका नाम टीना मरियम है। वैसे मैं तुमसे मुसाफिया करके हैरान हूँ, तुम्हारा हाथ तो फौलाद की तरह सख्त मालूम होता है। तुम बज़ाहिर ऐसी नहीं लगती, बिल्कुल नर्म और नाजुक सी लड़की दिखाई देती हो। हाथ मिलाने से मालूम हुआ कि अंदर से बड़ी सख्त हो। क्या तुम्हें मार्शल आर्ट से शौक रहा है? हाँ, मैंने सीखने की कोशिश की थी मगर सीख ना सकी। ये सख्ती मेरे अंदर पैदाइशी है। क्या तुम इस जजीरे में अपनी खुशी से आई हो? हाँ, यही समझ लो, ललिता ने बड़ी अफसुर्दगी से कहा। मगर मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। मुझे मेरे मुल्क में ब्लैकमेल किया गया है। मेरी एक कमजोरी से फायदा उठाकर मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया गया है। काश कि मैं उन लोगों से इंतकाम लेती और यहाँ से भाग निकलती। ललिता असलियत तो गुलवाने के लिए बड़ी जहानत से बातें बना रही थी। दूसरी तरफ मरजाना ऐसी लड़कियों की हमदर्द थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक लड़की जो फरोख्त होने के लिए इस जजीरे में आई है वो जासूस बनकर उसका भेद लेने की कोशिश कर रही होगी। मरजाना जवाबन हमदर्दी में कुछ कहना ही चाहती थी कि मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। अब मरजाना ने उससे सवाल किया, ललिता, इस जजीरे में तमाम लड़कियों पर पाबंदी है, तुम किस तरह आजादाना घूमते हुए हमारे पास आ गई हो? मैंने मरजाना के दिमाग को जरा ढील दी ताकि वो अपनी ही जुबान से किए हुए इस सवाल की अहमियत को समझ सके। वह वाकई ज़हीन थी। उसकी सोच कह रही थी, हाँ, मुझे जरा मोहतात होकर ये तो मालूम करना ही चाहिए कि ये लड़की इतनी आज़ादी से हमारे कॉटेज तक कैसे चली आई। ललिता ने कहा, मैं आज ही यहाँ पहुंची हूँ। पता चला है बाहर से कुछ जासूस भी आए हैं। उन्होंने मुझे और टीना मरियम को यकीन दिलाया कि जब तक वो इस जजीरे में रहेंगे तब तक कोई कातिल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लिहाजा मैं आज़ादी से इस जजीरे की सैर कर सकती हूँ। मरजाना की सोच ने मेरी हदायत के मुताबिक खुश होकर कहा, फिर तो हम सब लड़कियों को आज तुम्हारे साथ आज़ादी से इस जजीरे की सैर करना चाहिए। अब हम पर से पाबंदियां उठ गई होंगी। ललिता जरा सा बौखला गई, क्योंकि आज़ादी तो दी नहीं गई थी और पाबंदियां सब पर बरकरार थीं।
उसने जल्दी से कहा, नहीं ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम लड़कियों को आज़ादी नहीं दी गई है। चूंकि मैं आज ही यहाँ आई हूँ इसलिए मुझे घूमने की इजाज़त मिल गई है। मैंने मरजाना की सोच में कहा, ये लड़की कितनी जल्दी बातें बदल रही है। मुझे तो कुछ शक महसूस हो रहा है। ये कहीं मेरे मुतल्लिक कुछ छानबीन करने ना आई हो। मुझे मोहतात रहना चाहिए। मरजाना ने अपनी साथी लड़की से कहा कि वो कमरे से जरा बाहर चली जाए। जब वो बाहर चली गई तो मरजाना ने अपने दोनों हाथ ललिता के शानों पर रखकर कहा, मैं पाबंदी से आजिज आ गई हूँ। मेरा जी चाहता है कि तुमसे दोस्ती करूं और तुम्हारे साथ बाहर सैर के लिए निकलूं। क्या हम दोनों यहाँ से बाहर जा सकती हैं? ये कहकर मरजाना ने उसे अपने सीने से लगा लिया। ललिता हैरान और परेशान उसकी कुर्बत को महसूस करने लगी। उसे यूं लग रहा था जैसे आंखें बंद कर लेगी तो उसके सामने कोई लड़की नहीं बल्कि बंद आंखों के पीछे कोई और महसूस होगा। मरजाना अपनी शरारतों से बाज आने वाली लड़की नहीं थी। ललिता उसे फांसने आई थी और अब उसने ललिता को फांसना शुरू कर दिया था। मैंने मरजाना की सोच में कहा, मुझे ललिता से होशियार रहना चाहिए। पहले ये मालूम करना चाहिए कि आज यहाँ कितने जासूस आए हैं और किस किस्म के हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज ये ललिता और टीना मरियम नामी लड़की यहाँ कैसे पहुंची हैं और किस गिरोह के साथ आई हैं, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं। जब तक मुझे सही मालूमात हासिल नहीं होंगी मैं ललिता पर कभी एतमाद नहीं करूंगी। मैं मरजाना की सोच के जरिए उसे अच्छी तरह समझाने के बाद उसके दिमाग से वापस आकर कुछ देर वहां झाड़ियों के पास बैठा रहा। फिर मैंने सोचा कि अब टीना मरियम की खबर लेना चाहिए कि वो मुझे कहाँ तलाश करती फिर रही है। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो वो नासिर पाशा के कॉटेज में थी। वहां उसने मेरी कार को खड़े हुए देखा था, इसलिए ये सोचकर वहां ठहर गई थी कि मैं कहीं ज्यादा दूर नहीं गया हूं और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। नासिर पाशा के कमरे में जाकर उसने टेलीफोन के जरिए अपने बॉस विंडसर को ये इत्तला दी थी कि नासिर पाशा के कॉटेज के सामने कार तो खड़ी हुई है लेकिन तारिक महमूद नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है। वो वहां उसकी वापसी का इंतजार कर रही है। मैं झाड़ियों की कुंज से उठकर कॉटेज की तरफ वापस जाने लगा। वहां जजीरे में आने वाला जासूस विंडसर वाकई ज़हीन था। उसने आते ही सवालात के जरिए जिन लोगों पर शुबा किया था उनमें सरे फहरिस्त मैं और मरजाना थे और उसने हम दोनों के पीछे जासूस लगा दिए थे और वो सही सेमत कदम उठा रहा था। लिहाजा हमें भी मोहतात रहकर उसके इक़दामात का तोड़ करना था। मैं ज्यादा शुबा में उन लोगों को मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए नासिर पाशा के कॉटेज की तरफ वापस जा रहा था। वहां जितने भी कॉटेज और दुकानें थी उन्हें मुकफ्फल नहीं किया जाता था। किसी की तरफ से चोरी डकैती का खतरा नहीं था। इस जजीरे के गिने चुने लोग जाने पहचाने थे, इसलिए टीना मरियम को नासिर पाशा का कॉटेज खुला हुआ मिला था। अब वो वहां एक बिस्तर पर लेटी हुई अंग्रेजी रसाले की वर्क गर्दानी कर रही थी। मैं कॉटेज के करीब पहुंचकर गुनगुनाने लगा ताकि वो मेरी आवाज़ सुनकर पहले से मोहतात हो जाए। फिर ऐसा ही हुआ। वो गुनगुनाने की आवाज़ सुनकर कॉटेज से बाहर बरामदे में आई। उस वक्त मैं बरामदे में पहुंच रहा था। उसने मुझे देखा और मैं उसे देखते ही ठिठक गया। चौंकने की अदाकारी की। वो जल्दी से बोली, सॉरी, मैं यहाँ जरा आराम करने के लिए रुक गई थी। सुना है यहाँ सारे कॉटेज खुले रहते हैं और खसूसन मेहमानों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ का चेयरमैन कह रहा था कि मैं कहीं भी जाकर आराम कर सकती हूँ, लिहाजा मैं इसी कॉटेज में आ गई हूँ। क्या तुम यहाँ रहते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद तुमने इस कॉटेज के गेट पर लगी हुई तख्ती नहीं पढ़ी। उस तख्ती पर नासिर पाशा का नाम लिखा हुआ है। मैं उसका नाइब हूँ और मेरा नाम तारिक महमूद है। उसने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, और मेरा नाम टीना मरियम है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें एयरपोर्ट में देख चुका हूँ। तुम उन सुराग रसानों की तरफ से आई हो। उसने एक ठंडी सांस ली, फिर बोली, हाँ उन जासूसों के साथ आई हूँ, लेकिन महसूस कर रही हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। मैंने पूछा, कैसा फ्रॉड? वो इधर उधर देखते हुए बोली, मैं यहाँ खुली जगह नहीं कह सकती। मेरा ख्याल है हम कमरे में चलें, वहां मैं तन्हाई में अपने दिल की बात बता सकूंगी। मैं उसके साथ कॉटेज के अंदर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। वाइस्तगी से बोली, दरअसल मैं एक इदारे में जासूसी की तरबियत हासिल कर रही थी। मुझे और मेरी एक सहेली ललिता को जासूस बनने का बहुत शौक था। इस इदारे में हमसे कहा गया कि हमें बाकायदा इसके लिए लाइसेंस दिया जाएगा। फिर कल हमें बताया गया कि एक केस के सिलसिले में हमें विंडसर के साथ एक जजीरे में जाना है। आज हम यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ वसी पैमाने पर लड़कियों का कारोबार होता है। जब ही हमारा माथा ठिनका और हमें अपने मुतल्लिक खतरा महसूस हुआ। यकीनन हमें भी फांस कर यहाँ लाया गया है। अब ये लोग मुझे और मेरी सहेली ललिता को इसी जजीरे में छोड़ देंगे और किसी के साथ हमारा सौदा कर देंगे। जिस तरह ललिता मरजाना की हमदर्दी हासिल करने गई थी, उसी तरह टीना मरियम बड़ी मक्कारी से मेरी हमदर्दी हासिल करना चाहती थी और मुझे बेनकाब करना चाहती थी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुम ये बातें मुझसे क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगा? वो सोफे पर खिसक कर मेरे करीब आ गई। मेरे बाजू को थाम कर बोली, मैंने तुम्हें एयरपोर्ट में देखा था, फिर इस पुख्ता इमारत में देखा जहाँ उन लोगों की मीटिंग हो रही है। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के लोग बड़े गैरतमंद होते हैं और वो किसी भी औरत की इज्जत व आबरू बचाने के लिए मामले में पेश रहते हैं। इसी एतमाद से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो मेरे मुल्क का वास्ता देकर मुझे भड़का रही थी। कमबख्त बहुत ही चालाक थी। मैंने ढिठाई से कहा, अगर मैं और नासिर पाशा गैरतमंद होते तो इस जजीरे में ये कारोबार न करते। दुनिया के हर मुल्क में हर कौम में बेगैरत होती हैं, उनमें मेरा और नासिर पाशा का भी नाम आता है। वो बोली, मेरी तरफ देखो। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोली, क्या मैं हसीन नहीं हूँ? क्या मैं जवान नहीं हूँ? एक बार मेरे करीब आकर तो देखो, तो मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ने मरने पर तैयार हो जाओगे। एक बार मुझे आजमा लो। मैंने उसे परे हटाकर कहा, तुमने अब इस जजीरे में देखा नहीं है, यहाँ दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां हैं। मैं बहकना चाहूँ तो किसी वक्त भी यहाँ बहक सकता हूँ। तुम्हारा यहाँ होना जरूरी नहीं है
और अब मुझे मालूम हो गया कि तुम बागियाना ख्यालात रखती हो और यहाँ हमारे ठेकेदारों को नुकसान पहुंचा सकती हो। मैं तुम्हारी रिपोर्ट चेयरमैन के पास करूंगा। अचानक उसे गुस्सा आ गया। दुनिया की कोई भी औरत यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके सामने किसी दूसरी औरतों के हुस्न और शबाब की तारीफ की जाए। टीना मरियम भी अपने आप को हसीन समझती थी। मेरी बातों ने उसे गुस्से से भड़का दिया। वो दांत पीसकर मुझे देखने के बाद बोली, तुम मेरे खिलाफ क्या रिपोर्ट दोगे? मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। मैं विंडसर वगैरह का भरपूर एतमाद हासिल कर चुकी हूँ। वह मुझ पर कभी शुबा नहीं करेंगे, बल्कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूँ तो वह तुम पर शुबा कर सकती हैं और तुम्हें कैद कर सकती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारा हुस्न मुझे मुतासिर नहीं कर सका। कोशिश करो कि मैं मुतासिर हो जाऊं। वो झुंझलाकर खड़ी हो गई। वहां से गुस्से में जाना चाहती थी और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे मुखालिफ होकर यहाँ से जाए। मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया तो वो झुंझलाकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। वहां से वो फिर उठी और पांव पटकते हुए इधर से उधर टहलने लगी। मैं उसके दिमाग में मौजूद था और उसकी सोच को गुस्से से भड़काता जा रहा था और उसे मजबूर कर रहा था कि कभी गुस्से में इधर से उधर जाती रहे, कभी उठती बैठती रहे, मुट्ठियां भींचती रहे और बार बार मुझे गुस्से से देखती रहे, लेकिन इस कॉटेज से ना जाए, बल्कि हर हाल में मुझे मुतासिर करे और यह साबित कर दे कि मैं उसके हुस्न शबाब के सामने झुक सकता हूँ। लिहाजा वो वही हरकतें कर रही थी। उसका दिमाग उसके बस में नहीं था। कभी वो सोचती थी कि वहां से चली जाए और कभी सोचती थी कि मुझे अपना बना कर ही रहे, अपनी जात से मुतासिर करे और अपने गुरूर को कायम रखे। वो नीचे नहीं होना चाहती थी। मेरी बातों का, मेरी नफरत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। फिर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब हम उस कॉटेज से बाहर निकले तो दोस्त बन चुके थे। मैंने एक जरा सा मरजाना के दिमाग में झांक कर देखा तो इधर ललिता उसकी गहरी दोस्त बन चुकी थी और उसे दीवानावार अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। मैं टीना मरियम के साथ एक होटल में आकर बैठ गया। हमने खाने का ऑर्डर दिया। फिर मैंने उससे कहा, टीना, तुम अगर इस जजीरे में आकर फंस गई हो तो मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं भी ये कारोबार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। हाँ, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम और सहूलतें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं इस जजीरे में अपने ठेकेदार नासिर पाशा का वफादार हूँ और उससे कभी गद्दारी नहीं कर सकता। टीना मरियम ने मुस्कुराकर मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, बहुत अच्छी बात है और तुम्हें गद्दारी करनी भी नहीं चाहिए। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल तुम पर शुबा किया जा रहा था। मैं तुम्हें अंदर से टिटोलने आई थी कि तुम बागियाना ख्यालात रखते हो या नहीं। मैं मुतमईन हूं और तुमने ऐसी दोस्ती की इब्तिदा की है कि मैं तुम पर भरपूर एतमाद कर सकती हूँ और तुम्हारे मुतल्लिक यहाँ से जाने के बाद बहुत अच्छी रिपोर्ट दूंगी। हमारी मेज़ पर खाना आ गया। उसी वक्त मैंने मरजाना को देखा। वह ललिता के साथ होटल में दाखिल हो रही थी। मुझ पर नजर पड़ते उसने मुझे नफरत से देखा। फिर एक मेज़ के अतराफ ललिता के साथ बैठ गई। वहां बैठने के बाद भी उसने मुझे घूर कर देखा। मेरे जी में आया कि मैं मुस्कुराकर उसे आंख मार दूं, लेकिन मैंने जब्त से काम लिया, क्योंकि मैं शरारत करता तो वो भड़क जाती और इसी होटल में हंगामे शुरू कर देती। फिर उसे काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए सुनने लगा। मरजाना कह रही थी, ललिता, आज तो दूसरी लड़कियों को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। मैं तुम्हारी सिफारिश पर यहाँ तक आ गई हूँ, लेकिन उस शख्स के साथ वो कौन बैठी हुई है? क्या वही टीना मरियम है? ललिता ने हमारी तरफ देखकर कहा, अरे हाँ, वो तो टीना मरियम है और जिसके साथ बैठी हुई है उसका नाम यकीनन तारिक महमूद होगा। मरजाना ने कहा, होगा क्या, वही कमबख्त तारिक महमूद है। पता नहीं उसके साथ कैसे दोस्ती हो गई। ललिता ने कहा, जैसा कि मैं तुम्हें अपनी असलियत बता चुकी हूँ कि मैं जासूसों की जमात के साथ यहाँ आई हूँ और तुम्हें कंगालना चाहती थी, मगर तुम शुबा से बालातर निकली। उसी तरह टीना मरियम तारिक महमूद के मुतालिक तहकीकात कर रही है। उसके साथ मिलकर उसकी असलियत मालूम करना चाहती है, क्योंकि हमें तारिक महमूद पर भी शुबा है। मरजाना ने हैरानी से कहा, क्या कहा? तारिक महमूद पर शुबा है? अरे वो तो पक्का दलाल है। तुम लोग ख्वामखा अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। मरजाना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे और नासिर पाशा को किसी तरह हलाक कर दे और उसका मौका नहीं मिल रहा था। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद नासिर पाशा एक कार में बैठकर वहां पहुंचा। उसके साथ मुसल्लह गार्ड्स मौजूद थे। उसने हमें देखते ही कहा, अच्छा तुम यहाँ बैठे हो। मैं मरजाना को तलाश करने के लिए उधर कॉटेज की तरफ गया था। फिर वो मरजाना की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम अभी मेरे साथ फिल्म स्टूडियो की तरफ चलो, वहां तुम्हारी सहेली जरीना शूटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर रही है। मरजाना उछलकर खड़ी हो गई। फिर गुस्से से बोली, तुमने क्या कहा? क्या जरीना की फिल्में तैयार कर रहे हो? ये कैसी बेहयाई है। वो लड़की कभी तैयार नहीं होगी। नासिर पाशा ने कहा, मुझे अभी रिपोर्ट मिली है कि जरीना तुम्हें बुला रही है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे साथ वहां चलो और उसे राजी करो, वो तुम्हारी बात मान लेगी। मरजाना आपे से बाहर हो रही थी। वो नासिर पाशा की पिटाई करना ही चाहती थी कि मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। मैंने उसकी सोच में कहा, नहीं, मुझे जरा जब्त से काम लेना चाहिए। पहले मुझे जरीना के पास पहुंचना चाहिए। ऐसा न हो कि मैं यहाँ हंगामा करूं और मुझे कैद कर लिया जाए और उधर जरीना पर जबरदस्ती की जाए। फिर वो बेचारी मजबूर हो जाएगी। पहले मैं जरीना के पास पहुंचकर उसे अपनी हिफाजत में लूंगी। मेरी इस बात से वो कायल हो गई, फौरन ही नरम पड़ गई। बोली, अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मैंने टीना मरियम से कहा, सॉरी, मैं खाने में पूरी तरह तुम्हारा साथ न दे सका। नासिर पाशा मेरा बॉस है, मैं उसके साथ जाना जरूरी समझता हूँ। टीना ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज रात मैं तुम्हारे कॉटेज में आऊंगी। मैं उससे रुखसत होकर कार में आकर बैठ गया। नासिर पाशा, मरजाना वगैरह सभी वहां बैठ चुके थे। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। मैं बार बार मरजाना के दिमाग में झांक कर देखता जाता था। वो अंदर ही अंदर भड़क रही थी, गुस्से से पेचोताब खा रही थी और किसी तरह अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रही थी।
मैं अब तक बड़ी खूबसूरती से तमाम वारदात पर पर्दा डालता रहा था। टीना मरियम ने मेरे मुतल्लिक हकीकत मालूम करना चाहिए थी। मैंने उसे भी बड़ी खूबसूरती से हैंडल किया। मरजाना की भी तारीफ करना चाहिए कि उसने ललिता को अपना दीवाना बनाकर उससे उसकी असलियत उगलवा ली थी और अपनी असलियत छुपा रखी थी। लेकिन अब पेश आने वाले हालात बता रहे थे कि मरजाना को ज्यादा देर अपने काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग फिल्म यकीनन तैयार करना चाहेंगे और जरीना जैसी शरीफजादी इस बात पर कभी राजी नहीं होगी और मरजाना भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा मामला बहुत संगीन नजर आ रहा था और जो कुछ मैं अब तक छुपाता आ रहा था उसके जाहिर होने का अंदेशा बढ़ गया था। हम फिल्म स्टूडियो के अहाते में पहुंच गए। वहां हमें विंडसर, आयरन मैन और चेयरमैन के अलावा दूसरे ठेकेदार भी नजर आए। उनकी मौजूदगी से मुझे कुछ छुपा हुआ। मैंने विंडसर के दिमाग में झांक कर मालूम किया। उसकी सोच ने बताया कि जरीना को जानबूझकर फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ लाया गया है। उनका ख्याल था कि एक तारिक महमूद और दूसरी मरजाना दोनों ही मशकूक हैं। टीना मरियम और ललिता उनसे इतनी जल्दी उनकी असलियत उगलवा नहीं सकेंगी, क्योंकि जो लोग चालाक होते हैं वो आसानी से खुद को जाहिर नहीं करते। लिहाजा मुझे और मरजाना को बेनकाब करने के लिए उन्होंने ये चाल चली थी। उनका ख्याल था कि हमारे मुल्क की एक लड़की की फिल्म बनाई जाएगी तो हमारी गैरत उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और हम इस शूटिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। अब इस पार या उस पार कोई फैसला हो जाना चाहिए था। मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जरीना जैसी शरीफ खानदान की लड़की की इज्जत कैमरे के सामने उछाली जाए और मैं ये तमाशा देखता रहूं। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अब जो हालात पेश आएंगे वो दुश्मनों के लिए बड़े इबरतनाक होंगे। हम कार से उतरकर चेयरमैन और विंडसर वगैरह के करीब पहुंचे, फिर उनके साथ स्टूडियो के अंदर जाने लगे। विंडसर ने मरजाना से पूछा, क्या तुम्हारा नाम मरजाना है? मरजाना खामोश रही, क्योंकि वो अंदर से गुस्से में भरी हुई थी, किसी से कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, हाँ, इसी लड़की का नाम मरजाना है। विंडसर ने कहा, वो लड़की जरीना कहती है कि वो और मरजाना इस जजीरे में अपनी इज्जत की हिफाजत करने आई हैं। ये कितनी मज़ाक़खेज़ बात है। हमाम में जाकर तो सभी नंगे हो जाती हैं और ये लड़कियां अपना नंगापन छुपाने आई हैं। मरजाना ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। हम स्टूडियो के अंदर पहुंच गए। वहाँ एक बड़ा सा कैमरा था और चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई थीं। उस स्टूडियो में कुछ लड़कियां थीं, उनमें जरीना भी पाकिस्तानी लिबास पहने हुए शहजादियों की तरह लग रही थीं। और इस फिल्म की शूटिंग में वो लोग। जरीना मरजाना को देखते ही एकदम से चीख मारकर दौड़ते हुए आई और उससे लिपट गई। मरजाना ने उसे थपक थपक कर कहा, घबराओ नहीं मेरी जान, मैं आ गई हूँ, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। मरजाना उसे तसल्लियां देते हुए हमसे दूर ले गई। फिर कैमरे के करीब खड़े होकर मुझे, नासिर पाशा को और दूसरे ठेकेदारों को एक सिरे से देखती हुई बोली, यह शूटिंग नहीं होगी। मेरे मुल्क की कोई लड़की कैमरे के सामने नहीं आएगी। यह मेरा फैसला है। अगर तुम लोग इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते तो बात यहीं खत्म कर दो और मुझे इजाजत दो कि मैं जरीना को यहाँ से ले जाऊँ। नासिर पाशा ने कहा, बहुत खूब, क्या तुम दोनों की सूरत देखने के लिए यहाँ लाया गया है? हमारे कारोबार का जो तकाजा है वो यहाँ पूरा होगा और जरीना से पूरा होगा। अगर तुमने जिद की तो तुम्हारी भी यहाँ फिल्में उतारी जाएंगी, जबकि फिल्म की स्क्रिप्ट के मुताबिक तुम्हारा रोल नहीं है, लेकिन जबरन तुमसे भी यही काम लिया जाएगा। मरजाना ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा तो बाप भी मेरे जिस्म तक नहीं पहुंच सकता। चेयरमैन ने कहा, मिस्टर पाशा, ये लड़की बहुत ही बदतमीज है, इसे सजा दी जाए। नासिर पाशा ने वहां खड़े हुए दो मुसल्ला गार्ड से कहा, आगे बढ़ो और इस लड़की की पिटाई करो। मुसल्ला गार्ड्स हुक्म के मुताबिक आगे बढ़े। मरजाना ने जरीना को एक तरफ हटाकर उसके सामने पैंतरा बदलते हुए कहा, तुम दोनों तो मेरे सामने मच्छर हो, बेहतर होता कि किसी फाइटिंग जानने वाले को मेरे सामने पेश किया जाता। ये कहते उसने तड़ातड़ हमले किए। ऐसे बिजली की तरह कौंधने लगी कि आंखें नहीं ठहरती थीं। चश्मे ज़दन में सबने देखा कि दोनों मुसल्ला गार्ड्स फर्श पर पड़े हुए कराह रहे थे और उनकी नाक से और उनके मुंह से लहू बह रहा था। उसी वक्त मैंने आयरन मैन की ललकार सुनी। वो कह रहा था, ठहरो, मैं समझ गया। ये लड़की लड़ने का अंदाज जानती और अच्छी फाइटर मालूम होती है, इसे मैं ही सीधा कर सकता हूँ। आयरन मैन सुराग रसां विंडसर का दाएं बाजू था। विंडसर जहानत से काम लिया करता, लेकिन जब जिस्मानी तौर पर खिदमात की जरूरत पेश आती तो आयरन मैन को पेश करता। आयरन मैन कद्दे आवर था और जिसामत में पहाड़ जैसा लगता था। उसे देखते ही पता चलता था जैसे वो चट्टान को तराश कर बनाया गया है। वो मरजाना के सामने जाकर खड़ा हो गया। मरजाना ने कहा, अगर मैं तुमसे ये मुकाबला जीत लूं तो क्या तुम सब बहसियत मर्द ईमानदारी से जीतने वाले को सही सलामत यहाँ से जाने की इजाजत दोगे? आयरन मैन ने मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरे हाथों से जिंदा बच गई तो यकीनन अपनी सहेली को अपने साथ बखैरियत ले जाना। ये कहते ही आयरन मैन ने उसे एक हाथ रसीद किया, जिसे मरजाना ने रोक लिया। आयरन मैन ने दूसरा हाथ रसीद किया, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवीं बार हमला करता चला गया। मरजाना उसके हर हमले को रोकते रोकते पीछे चली गई। पांचवें हमले के बाद आयरन मैन रुक गया, उसे घूर कर देखने लगा। फिर वो जरा पीछे हट गया, जैसे कह रहा हो, आओ अब तुम हमला करो। अचानक ही मरजाना ने एक चीख मारी, फिर फिजा में छलांग लगाई, जैसे फ्लाइंग किक मारना चाहती हो। आयरन मैन जरा सा झुक गया। मरजाना उसके ऊपर से छलांग लगाती हुई दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। आयरन मैन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। मरजाना ने फिर एक चीख मारकर छलांग लगाई। इस बार भी वो उसके सर के ऊपर से गुजरती हुई दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। आयरन मैन ने पलटकर फिर उसकी तरफ देखा। वो समझ गया कि यह छलांगे लगाकर दहशत ज़दा करना चाहती है। तीसरी बार भी मरजाना ने चीख मारकर छलांग लगाई। इस मर्तबा आयरन मैन धोखा खा गया। एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ी और वो चीख मारता हुआ पीछे हट गया। वो बिजली थी, बिजली। मुकाबिल के संभलने से पहले ही वो देखते ही देखते 2-4 जबरदस्त किस्म की लातें रसीद कर चुकी थी, कभी पेट पर, कभी पसली पर, और फिर आखिरी लात उसके मुंह पर पड़ी क्योंकि वो झुक रहा था। आखिरी लात पड़ते ही वो सीधा हुआ। सीधा होते ही मरजाना ने कराटे के हाथ रसीद करने शुरू किए।
वह बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। अगर आम पहलवानों की तरह मरजाना के हाथ पांव सिर्फ गोश्त पोस्ट के होते तो उसकी मार काबिले बर्दाश्त होती, लेकिन वो तो अपने हाथ पांव को बचपन से फौलादी बनाते हुए आई थी और उसके हमलों को बर्दाश्त करना कोई मजाक नहीं था। ये तो आयरन मैन ही समझ रहा होगा कि उस पर कैसी क़यामतें टूट रही हैं। वहां तमाम लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इतनी तेज तर्रार और जबरदस्त किस्म की होगी कि उनके सामने आयरन मैन जैसा फाइटर बुरी तरह मार खा जाएगा और उसके कदम डगमगाने लगेंगे। नासिर पाशा ने झुरझुरी लेकर मेरे कान के करीब कहा, तारिक, ये लड़की तो बहुत ही खतरनाक है। मैं इसे यहाँ लाकर पछता रहा हूँ। इसका बस एक ही तरीका है कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उस वक्त मरजाना आयरन मैन से कह रही थी, चलो मैं तुम्हें संभलने का मौका दे रही हूँ, अब तुम मुझ पर हमला करो। वो डगमगा रहा था और किसी जख्मी दरिंदे की तरह गुर्राता हुआ मरजाना की तरफ बढ़ रहा था। मरजाना पैंतरे बदल रही थी और आयरन मैन उसके पैंतरे बदलने के बायस इधर से उधर हो रहा था। फिर अचानक ही आयरन मैन ने हमला किया। उसका घुंसा मरजाना के मुंह पर पड़ा। वह लड़खड़ाकर पीछे गई। फिर आयरन मैन ने कराटे के 2-4 हाथ रसीद किए। मरजाना हौले हौले चीखते हुए कराते हुए पीछे हटी। फिर एकदम से बैठकर उसने आयरन मैन के घुटने पर 2 जबरदस्त हाथ रसीद किए। आयरन मैन लड़खड़ा गया। मरजाना ने उठते हुए सर से एक टक्कर उसके मुंह पर मारी। वह पीछे हटा तो मरजाना ने फिर उसे कराटों पर रख लिया। इस बार सबने देखा आयरन मैन के होंठ फट गए थे, नाक से खून बह रहा था और कनपट्टी पर भी कहीं चोट आई थी जहां से लहू रिस रहा था। विंडसर ने चीख कर कहा, इस मुकाबले को रोको, यह लड़की उसे मार डालेगी। चेयरमैन के हुक्म देते ही बहुत से मुसल्ला गार्ड्स ने आगे बढ़कर मरजाना को घेर लिया और उससे यूं लिपट गए जैसे वो कोई बला हो कि अगर वो हाथ से निकल गई तो खुद उनसे लिपट जाएगी। मरजाना इधर उधर जोर लगाकर उनकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। उसने किसी को सर से टक्कर मारी, किसी को कोहनी रसीद की। 2 गार्ड्स तो कराते हुए उससे अलग हो गए, बाकी 3 उसे जकड़े रहे और भी 3 गार्ड्स आकर उससे लिपट गई। मरजाना जिद्दोजहद कर रही थी लेकिन 6 आदमियों ने बुरी तरह उसे जकड़ रखा था। तब एक शख्स ने स्टेन गन सीधी करते हुए कहा, मरजाना, अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो खामोश खड़ी हो जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तमाम गार्ड्स मरजाना को छोड़कर हट गए। मरजाना को भी स्टेन गन के सामने खामोश खड़े रहना पड़ा। वो बोली, ये कहाँ की दलेरी है? मुझे अपने हाथों से और अपनी मर्दानगी से बस में नहीं कर सकते। अब हथियारों का सहारा ले रहे हो। अभी इस मुकाबला करने वाले शख्स ने वादा किया था कि मैं जीत जाऊंगी तो मुझे और जरीना को यहाँ से ले जाने की इजाजत मिल जाएगी। चेयरमैन ने कहा, तुम्हारे जैसी खतरनाक लड़की को अब कहीं जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। हम तुम्हें इसी जजीरे में दफन कर देंगे। चेयरमैन ने पाशा की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों मिस्टर पाशा, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? क्या तुम इस लड़की को जिंदा रखना चाहते हो? पाशा ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, कभी नहीं। मैं इसे यहाँ लाकर कर पछता रहा हूँ और अब इसके मुतालिक मेरा फैसला ये है कि इसे शूट कर दिया जाए। विंडसर ने कहा, अभी नहीं। मैं यकीन से कहता हूँ कि कल से यही लड़की हंगामे कर रही थी। पहले से मालूमात हासिल की जाए, इसे अजियत देकर इससे उगलवाया जाए कि कल से जो कत्ल हो रहे हैं उसमें किस हद तक इसका हाथ है। 2 शख्स स्टेन गन लिए हुए मरजाना के सामने खड़ा था। मैंने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी बातें सुनी थी, इसलिए मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। जब विंडसर ने हुक्म दिया कि मरजाना को रस्सियों से बांध दिया जाए तो वो स्टेन गन वाला पीछे हटते हुए स्टूडियो के दरवाजे की तरफ चला गया। फिर उसने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद ललकारते हुए कहा, खबरदार कोई मरजाना को हाथ ना लगाए, वरना मैं स्टेन गन से भून कर रख दूंगा। विंडसर ने बड़ी हैरानी से उस स्टेन गन वाले को देखते हुए कहा, जोसेफ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम मरजाना की हमायत में हम लोगों को ललकार रहे हो? जोसेफ ने जवाब दिया, इस वक्त मैं जोसेफ नहीं हूँ, एक जिन हूँ। विंडसर ने हैरानी से पूछा, जिन हो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि मैं एक ऐसा जिन हूँ जो मरजाना पर आशिक हो गया है और इस पर कोई भी मुसीबत आती है तो मैं इसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूँ। इस वक्त में मैं जोसेफ के अंदर समाया हुआ हूँ। अगर किसी ने जोसेफ को हलाक किया तो मैं इस हलाक करने वाले के अंदर समा जाऊंगा। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। विंडसर ने कहा, फजूल बातें न करो, स्टेन गन फेंक दो, वरना तुम देख रहे हो कि यहाँ 4 और स्टेन गन वाले खड़े हुए हैं, ये तुम्हें भून कर रख देंगे। जोसेफ ने कहा, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मुझे मरजाना को इस स्टूडियो से बाहर ले जाना है और इस पर से तमाम पाबंदियां उठाकर इसकी साथी लड़की के साथ इस जजीरे से बाहर भेज देना मेरा फर्ज है। मेरे इश्क का तकाजा यह है कि मेरी मरजाना को कोई हाथ न लगाए। मरजाना हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर जोसेफ को देख रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई जिन उस पर आशिक हो सकता है और वो भी उसके मुल्क से इतनी दूर इस जजीरे में आकर उसकी मदद कर सकता है। वह बेयकीनी से जोसेफ को देख रही थी। दूसरी तरफ 4 स्टेन गन वालों ने जोसेफ को घेर लिया। उनमें से एक कह रहा था, जोसेफ, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अपनी स्टेन गन फेंक दो, वरना हम तुम्हें जख्मी करके तुम्हारा हथियार तुमसे छीन लेंगे। उसकी बात खत्म होते ही जोसेफ ने स्टेन गन का एक बरस्ट मारा। तड़ 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 की आवाज के साथ गोलियां इधर से उधर चलीं, जिनसे 2 स्टेन गन वाले और 2 ठेकेदार और एक मुसल्ला मुहाफिज वहीं गिरकर फर्श पर तड़पने लगे। उसके जवाब में एक स्टेन गन वाले ने गोलियां चलाईं तो जोसेफ वहीं चीख मारकर ढेर हो गया। अब वो हलाक हो गया था। विंडसर ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, बहुत अच्छा किया, इस पागल के बच्चे ने तो कितनों की जान ले ली है। अफसोस हमारे 5 आदमी मारे गए। चेयरमैन ने गुस्से से कहा, इसी मरजाना की वजह से हमारे ठेकेदार मारे जा रहे हैं। इसे एक लम्हे के लिए भी जिंदा छोड़ना मुनासिब नहीं है। मैं हुक्म देता हूं कि इसे बाहर ले जाकर गोली मार दो। मैं एक स्टेन गन वाले के दिमाग पर काबिज हो गया। उसने कहा, मरजाना को नहीं, तुम्हें गोली मार दी जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूं उस वक्त तक कोई मरजाना को हाथ नहीं लगा सकता। मैं पहले ही कह चुका था कि मैं जोसेफ नहीं हूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। अगर किसी ने जोसेफ को हलाक किया तो मैं उस हलाक करने वाले के अंदर समा जाऊंगा और अब मैं उसी के अंदर समा कर बोल रहा हूं।
सब लोगों पर जैसे सख्ता तारी हो गया। उनकी आंखें यूं खुली हुई थी जैसे वो जागती आंखों से कोई भयानक ख्वाब देख रहे हों, और जरा इत्मीनान हो कि आंख खुलेगी तो ये ख्वाब टूट जाएगा और वो सब जिंदा सलामत और महफूज रहेंगे। चेयरमैन ने लरजती हुई आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आता। विंडसर ने उस ट्रेन गन वाले को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या कल से इस जजीरे में जितने कत्ल होते आ रहे हैं वो तुमने किए हैं? हाँ, कुछ मैंने और कुछ मरजाना ने किए हैं। तुम चाहते क्या हो? आखिर उन लोगों को हलाक करके क्या फायदा हासिल करे हो? उन्हें हलाक करना तो स्वाब का काम है, इसलिए मैं ये नेकी कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे ये सवाल कि हम चाहते क्या हैं तो ये मरजाना से पूछो। जो वो चाहेगी वही इस जजीरे में होगा। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हुआ या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया तो इस जजीरे में एक शख्स भी जिंदा नहीं रहेगा और यहाँ की हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी। सब लोग मरजाना की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। वो खुद हैरान थी कि उसे गैबी इमदाद कैसे मिल रही है। वो बार बार स्टेन गन वाले की तरफ देख रही थी, जैसे अपने मोहसिन और मददगार को पहचानने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वो कैसे पहचान सकती थी, क्योंकि पहले उसका मददगार जोसेफ था और अब दूसरा स्टेन गन वाला था, और अगर वो हलाक हो जाता तो उसकी जगह कोई तीसरा आ जाता। दरअसल उनके अंदर जो मददगार छुपा हुआ था उसे समझने के लिए वो बेताब हो गई थी और बार बार इसीलिए सवालिया नजरों से स्टेन गन वाले को देख रही थी। चेयरमैन ने उसे पूछा, मरजाना तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी हम उसे मान लेंगे, लेकिन अब ये खून खराबा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरजाना ने कहा, मैं अपने साथ तमाम लड़कियों की आज़ादी चाहती हूँ। चेयरमैन ने कहा, तुम तमाम लड़कियों की बात ना करो, इसलिए कि ये मुख्तलिफ ममालिक से आई हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी ज़ात से और अपने मुल्क की लड़कियों से हमदर्दी होनी चाहिए। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे मुल्क की तमाम लड़कियों को वापस भेजने के इंतजाम करेंगे। मरजाना ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम यहाँ के रिकॉर्ड रूम की चाबी मेरे हवाले कर दो। इस रिकॉर्ड रूम में लड़कियों की जितनी तस्वीरें हैं और ब्लैकमेलिंग का जितना मवाद मौजूद है मैं उन सबको ज़ाया कर दूंगी और यहाँ से एक एक लड़की को उसके मुल्क वापस पहुंचाऊंगी। मेरी यही शर्त है, वरना खुद को तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाओ। चेयरमैन ने कहा, यह बहुत ही कड़ी शर्त है, इससे हमें करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचेगा। हमारी बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतने अरसे से हम जो कारोबार कर रहे हैं उसकी साख बिगड़ जाएगी। मरजाना ने कहा, मेरा मकसद यही है कि तुम्हारा कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इस जजीरे में अब उल्लू बोलेंगे और तुम सबकी लाशें यहाँ नजर आएंगी। मैं ऐसी इबरतनाक सजा देकर यहाँ से जाऊंगी कि कोई दूसरा इस किस्म का जलील कारोबार करने के लिए इस जजीरे में नहीं आएगा। देखो मरजाना, जब तुम तमाम लड़कियों के साथ इस जजीरे से चली जाओगी तो फिर हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। आइंदा इस जजीरे में हम जो कुछ भी करेंगे उससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। दिलचस्पी जरूर होगी। मैं यहाँ से जाने के बाद भी कभी कभी इस जजीरे में आऊंगी। अगर मैंने यहाँ ऐसा धंधा फिर होते देख लिया तो उस वक्त मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यानी तुम ये चाहती हो कि हम ठेकेदार भी हमेशा के लिए इस जजीरे से चले जाएं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। ये जजीरा अब तुम लोगों से आबाद नहीं रहेगा। ये दूसरी हुकूमतें अब सोचेंगी कि इस जजीरे में किस किस्म की आबादी होनी चाहिए। ये मेरी और तुम लोगों की दर्द सिरी नहीं है। मैं अब इतना चाहती हूँ कि ये कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाए और लड़कियां अपने घरों को पहुंच जाएं। ये कहकर वो आगे बढ़ते हुए चेयरमैन के सामने आई और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ रिकॉर्ड रूम की चाबियां मेरे हवाले करो। चेयरमैन ने कहा, चाबियां मेरे कॉटेज में रखी हुई हैं, मगर तुम इतनी जल्दी ना करो, हमें कुछ सोचने समझने का मौका दो। वो नागवारी से बोली, तुम्हें सोचने समझने के लिए काफी वक्त मिलेगा। यहाँ से अपने मुल्क में जाने के बाद खूब सोचते रहना। अभी जो मैं कह रही हूँ उस पर अमल करते रहो, वरना नतीजा तो तुम्हारे सामने है। इन लाशों को देख लो। वह थूक निकलकर बोला, देखो, बड़े बड़े मुजरिमों को भी कानून की गिरफ्त में आने के बाद जरा सा सोचने समझने और अपना मिजाज बदलने की मोहलत दी जाती है। फांसी पाने वाले मुजरिम से भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम हमें थोड़ी सी मोहलत दो, हमारी थोड़ी सी ख्वाहिश का एहतराम करो। अचानक ही मरजाना ने उसे एक तमांचा रसीद किया। वो चकराकर फर्श पर बैठ के वो बोली, तुमने इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया है, पता नहीं कितने वर्षों से ब्लैकमेल करते आ रहे हो। तुम लोगों ने कब उनकी शर्मो हया का लिहाज किया है कि मैं तुम्हारा लिहाज करूं और तुम्हें मोहलत दूं? सीधी तरह उठकर अपने कॉटेज की तरफ जाओ और वहां से चाबियां लेकर आओ। मैं इस पुख्ता इमारत में जा रही हूँ, रिकॉर्ड रूम के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। विंडसर ने कहा, ठीक है, मैं चेयरमैन को अपने साथ कॉटेज में ले जाता हूँ, वहां से रिकॉर्ड रूम की चाबियां ले आऊंगा। तुम अब किसी पर हाथ ना उठाओ, मरजाना ने कहा, और अपने गार्ड्स के ऑफिसर को हुक्म दो कि तमाम लड़कियों को रिकॉर्ड रूम की तरफ भेज दे। सारी लड़कियां अपने अपने रिकॉर्ड निकालकर अपने अपने हाथों से उन्हें ज़ाया करेंगी। चेयरमैन ने गार्ड के सहारे फर्श पर से उठते हुए कहा, मरजाना जो कहती है उस पर फौरन अमल किया जाए और तमाम लड़कियों को रिकॉर्ड रूम की तरफ भेज दिया जाए। मैं कॉटेज की तरफ जा रहा हूँ। वो स्टेन गन वाला जिसके दिमाग में मैं मौजूद था उसने आगे बढ़कर स्टूडियो के दरवाजे को खोल दिया। सब लोग बाहर निकलने लगे और अपनी अपनी कारों की तरफ जाने लगे। चेयरमैन विंडसर और उनका जख्मी आयरन मैन और 2 मुसल्लह गार्ड्स एक कार में बैठ गए और कॉटेज की तरफ जाने लगे। मरजाना ने मुझे और नासिर पाशा को नफरत से देखकर कहा, मैं तुम दोनों को इस बुरी तरह अजियतें देकर मारूंगी कि तमाशा देखने वाले कांप जाएंगे। जरा मुझे रिकॉर्ड रूम वाले मामले से निमट लेने दो। उस वक्त तक तुम दोनों अपनी खैर मनाते रहो। उस वक्त तक विंडसर और चेयरमैन अपनी कार में बैठकर जा चुके थे। मैंने स्टेन गन वाले के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो बौखलाकर अपने आसपास देखने लगा। फिर उसने अपने साथी से पूछा, मुझे क्या हो गया था? ये मैं बाहर कैसे आ गया? मैं तो स्टूडियो के अंदर था। उसके साथी ने पूछा, क्या वो जिन तुम्हारे अंदर से निकल चुका है? वह हैरानी से बोला, कैसा जिन? क्या वही जो जोसेफ के अंदर समाया हुआ था? हाँ, तुम भी जोसेफ जैसी हरकतें कर रहे थे। ताज्जुब है, मुझे कुछ पता ही ना चला। ये मरजाना यकीनन कोई जादूगरनी है, क्यों ना हम इसे फौरन ही गोली मार दें। वो उधर बातों में मसरूफ है।
उसके ऐसा सोचते ही मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने अपने साथी को निशाना बनाते हुए कहा, क्यों ना मैं तुम्हें गोली मार दूं। उसके साथी ने बौखलाकर अपनी स्टेन गन को एक तरफ फेंकते हुए कहा, भाई जिन साहब, मुझे माफ कर दो, मैं लड़ना नहीं चाहता। मैंने अपना हथियार फेंक दिया है, तुम किसी दूसरे को गोली मार दो। जिसके दिमाग पर मैं काबिज था वो अपनी स्टेन गन लेकर सीधा चलता हुआ मेरे सामने आ गया और बोला, अब मेरे अंदर का जिन तुम्हारे अंदर पहुंचेगा, लिहाजा तुम मेरी स्टेन गन संभाल लो। ये कहकर उसने अपनी स्टेन गन मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे लेते हुए उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। फिर मैंने मरजाना के सामने कहका लगाते हुए कहा, मैं तारिक महमूद नहीं हूं मरजाना, मैं वही जिन हूं जो तुम पर आशिक है। मरजाना बौखलाकर एक कदम पीछे हट गई। पहले तो उसने मुझे हैरानी से और बेयकीनी से देखा, फिर वो बोलने लगी, अगर तुम वाकई जिन हो तो तारिक महमूद के अंदर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि यह तारिक मेरा मेहरबान दोस्त बनकर, मेरा मददगार बनकर अभी मेरे साथ रहे। मैं उसका साया भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती। मैंने कहा, अभी अपनी नफरत को भूल जाओ। तारिक महमूद और नासिर पाशा से तुम बाद में निमट सकती हो, फिलहाल रिकॉर्ड रूम की तरफ चलो। वो मुझे बेबसी से देखने लगी, फिर आगे बढ़कर नासिर पाशा की कार में बैठ गई। नासिर पाशा ड्राइविंग करने के लिए स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। जरीना मरजाना के साथ बैठी हुई थी और मैं अगली सीट पर था और मरजाना की सोच पढ़ रहा था। वह हैरान भी थी और परेशान भी। सोच रही थी, ये जिन कहाँ से अटपका। मैं तो कभी यकीन नहीं करती थी कि औरतों पर जिन्नात आती है, लेकिन मुझ पर तक कोई आया नहीं, लेकिन आशिक बनने का दावा कर रहा है। वह बेचैनी से पहलू बदलकर सोचने लगी, लानत है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मुझ पर आशिक होगा। मैं इसको मोहब्बत को तस्लीम कर ही नहीं सकती। कोई मुझ पर हावी होने के लिए मोहब्बत करे, मैं वो वक्त आने नहीं दूंगी। लेकिन इस जिन को मैं कैसे रोकूं? बहरहाल इस रिकॉर्ड रूम के मामले से जरा निमट लूं, उसके बाद फिर मैं इस जिन का जोग्राफिया मालूम करूंगी और देखूंगी कि ये क्या चीज़ है और मैं किस तरह उससे पीछा छुड़ा सकती हूँ। हमारी गाड़ी उस पुख्ता इमारत की तरफ जा रही थी। मैं मरजाना को छोड़कर चेयरमैन के पास पहुंच गया। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ड्राइव करते हुए कॉटेज की तरफ जा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा सोचने की मोहलत मिले। उनके दरमियान में वही बहस छिड़ी हुई थी कि ये जिन कहाँ से आ गया। वैसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन आंखों के सामने ये तमाशा देख चुके थे कि उनके अपने ही मुहाफिज स्टेन गन संभाल कर उन्हीं के दुश्मन बन गए थे और दावा कर रहे थे कि उनके अंदर एक जिन समा चुका है। वो उनके खिलाफ गोलियां चला चुके थे और कितनों को हलाक कर चुके थे। यह ऐसा तमाशा था जिसे देखने के बाद वो जिन के वजूद पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गए थे। विंडसर के पहलवान असिस्टेंट आयरन मैन ने कहा, मैं बुरी तरह जख्मी होकर यकीन से कह सकता हूँ कि मरजाना मुझसे नहीं लड़ रही थी, बल्कि उसके अंदर वो जिन मौजूद था। एक लड़की के हाथ इतने वजनी नहीं हो सकते। मैंने मार खाते हुए महसूस किया है कि उसके हाथ और पांव बिल्कुल फौलाद के थे। जब भी कोई चोट पड़ती थी तो मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगते थे और मैं चकरा कर रह जाता था। ये कोई जिन्नाती कुव्वत ही हो सकती है। विंडसर ने कहा, हमें जल्द से जल्द ये तदबीर सोचना चाहिए कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। चेयरमैन ने कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं चाबियां उसके हवाले कर दूंगा क्योंकि मैं कत्ल होना नहीं चाहता। विंडसर ने कहा, यह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी क्या तदबीर की जा सकती है। वैसे एक बात मैं सोच रहा हूँ, और वो ये कि मैं तुमसे चाबी लेकर कहीं दूसरी तरफ निकल जाऊं। तुम वहां जाकर मरजाना से कहना कि विंडसर तुम्हारी चाबियां लेकर भाग गया है और कहीं छुपा हुआ है। मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक छुप कर रहूंगा और कोई अच्छी सी तदबीर सोचता रहूंगा। अगर कुछ समझ में ना आया तो खुद को उसके आगे चारा बनाकर पेश करने के बजाय कहीं छुपकर उस लड़की को गोली मार दूंगा। चेयरमैन ने कहा, क्या कहते हो? अगर मरजाना को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो वो जिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, पूरे जजीरे को तबाह बर्बाद करके रख देगा। हमारी लाशें भी शायद कोई उठाकर यहाँ से न ले जा सके। विंडसर ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि मरजाना को कुछ नुकसान पहुंचा तो हम उस जिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। काश के उसका कोई वजूद हमारे सामने आता तो उससे हम निमट सकते। चेयरमैन ने कहा, मरजाना को नुकसान पहुंचाने के मुतालिक सोचा ही ना जाए। हाँ, हमको सिर्फ ऐसी तदबीर सोचनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें वक्त मिल जाए। इसका बस यही एक तरीका समझ में आता है कि मैं तुमसे चाबियां लेकर कुछ देर के लिए गुम हो जाऊं और इस जजीरे में छुपता फिरूं और मरजाना और उसके जिन मुझे तलाश न कर सकें। हो सकता है कि कोई अच्छी तदबीर मेरे दिमाग में आ जाए। वो लोग बातें करते हुए कॉटेज के सामने पहुंच गई। गाड़ी रोकने के बाद वो लोग कॉटेज के अंदर गए। चेयरमैन चाबियां निकालकर विंडसर को देने लगा। इतनी देर में हम भी पुख्ता इमारत के पास पहुंच गई। मरजाना वहां इमारत के बाहर खड़े होकर विंडसर और चेयरमैन वगैरह की वापसी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद लड़कियां वहां आने लगी। जितने भी मुमालिक की लड़कियों को हॉस्टल में तरबियत देने के लिए रखा गया था वो सारी की सारी वहां पहुंच रही थी। अच्छा खासा मजमा लग रहा था और मरजाना और जरीना उन्हें बता रही थी कि आज उनकी आज़ादी का दिन है और वो सब अपने रिकॉर्ड को अपनी आंखों से देखकर उन्हें जलाकर ज़ाया करेंगी और थोड़ी देर में रिकॉर्ड रूम से सारे ब्लैकमेलिंग का मवाद उन्हें हासिल होने वाला है। लड़कियां खुशी से चीखने चिल्लाने और मरजाना की हमायत में नारे लगाने लगी। मैं जरा दूर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और विंडसर के दिमाग में झांकने लगा। वह चाबियां लेने के बाद कार में एक तरफ रवाना हो गया था। उनका मंसूबा यह था कि चेयरमैन पैदल पुख्ता इमारत की तरफ जाएगा और मरजाना से कहेगा कि विंडसर उसकी चाबियां और कार लेकर चला गया है। चेयरमैन को पैदल उस इमारत तक पहुंचने में देर लगेगी। दूसरी तरफ वो कहीं कार छोड़कर किसी जगह जाकर छुप जाएगा और कोई तदबीर सोचता रहेगा। अब वो एक जगह कार को रोककर उसमें से बाहर आ गया था और सोच रहा था कि किधर जाना चाहिए। फिर वह एक तरफ चलने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगा। कभी कभी वो तेजी से चलता और कभी दौड़ने लगता। कई बार ठोकरें खाकर वो अंधे मुंह गिरा। उसके बदन पर कितनी ही खराशियां आई। उसकी नाक और मुंह पर भी चोटें लगीं।
वो सहलाता हुआ फिर उठ जाता और चाबियों के गुच्छे को मजबूती से थामकर फिर दौड़ने लगता। अब वो हामता जा रहा था और बड़ी मुश्किलों से दौड़ता जा रहा था। आखिर वो वक्त आया कि वो दौड़ते दौड़ते लड़कियों की भीड़ के पास पहुंच गया। फिर वहां से उसने चीख कर कहा, मैं आ गया मरजाना, मैं आ गया हूँ। उसकी चीख सुनकर लड़कियां इधर उधर हटने लगी। वो दौड़ता हुआ लड़कियों के दरमियान से गुजरता हुआ मरजाना के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर बोला, देखो मैं बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया हूँ और चाबियां लाया हूँ, ये लो। जैसे ही मरजाना ने चाबी ली वैसे ही मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो एकदम से बौखलाकर अपने आसपास देखने लगा। इतनी लड़कियों की भीड़ में मरजाना को देखकर समझ गया कि वो चाबियां लेकर उसके सामने आ गया है। वह हैरानो परेशान था कि सब कुछ कैसे हो गया। मरजाना ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, तुम इस वक्त भी मेरे मददगार हो या महज तारिक महमूद हो? मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं तारिक महमूद नहीं हूँ, इस वक्त भी तुम्हारा मददगार हूँ। तुम अंदर रिकॉर्ड रूम में जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़ा रहूंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह मुतमईन होकर इमारत के अंदर जाने लगी। उसके पीछे दूसरी लड़कियां भी जा रही थीं। विंडसर मुझे गौर से देख रहा था और सोच रहा था। मैं उसके दिमाग में झांकने लगा। उस वक्त वो सोच रहा था, मैं किस तरह गाफिल हो गया, मुझे कहीं जाना था और मैं कहीं चला आया। ऐसी बेखुदी और मदहोशी तो शराब के नशे में भी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग को किसी ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इतना सोचते ही वो एकदम से चौंक गया। दिमाग को कंट्रोल में लेने की बात जहन में आई तो एकदम से उसके दिमाग में फरहाद अली तैमूर का नाम आया। वो बड़े इस्तराब से सोचने लगा, क्या इस जजीरे में फरहाद अली तैमूर है? क्या वो टेलीपैथी के तमाशे दिखा रहा है? हाँ, ऐसा ही लगता है। ये जिन वगैरह की बातें बिल्कुल फ्रॉड हैं। हमें जहनी तौर पर उलझाने के लिए फरहाद अली तैमूर ने एक जिन का शोशा छोड़ा है। हकीकतन ये सब कुछ टेलीपैथी का कमाल मालूम होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, आज के साइंसी दौर में किसी जिन की जादुई कुव्वत के मुतल्लिक सोचना और यकीन करना सरासर हमाकत है। जो कुछ भी होता है वो इल्म हुनर के जरिए और साइंसी सलाहियतों के बल पर होता है। जो कुछ हो रहा है उसे मैं कोई जिन्नाती कारनामा तस्लीम नहीं करूंगा। यह सरासर टेलीपैथी का कमाल मालूम होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने कहा, इस बहस में ना पड़ो और जितनी जल्दी हो सके इन लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त करो। जल्द से जल्द सारे इंतजाम हो जाने चाहिए और लड़कियां 1-2 रोज के अंदर सबकी सब यहाँ से चली जाएं तो बेहतर है। इतने में चेयरमैन दूसरे ठेकेदारों के साथ वहां पहुंच गया। वो विंडसर को देखकर बहुत हैरान हुआ। विंडसर ने कहा, मैं खुद हैरान हूं कि चाबियां लेकर यहाँ कैसे पहुंच गया, मगर अब यह हैरानी रफ्ता रफ्ता दूर होती जा रही है। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो टेलीपैथी का कमाल है, कोई जादुई करिश्मा नहीं है। मैंने सख्त लहजे में कहा, मालूम होता है कि तुम लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, इसीलिए यहाँ अपना वक्त फजूल बहस में ज़ाया कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि यहाँ से जाओ और जल्द से जल्द उन लड़कियों की वापसी के इंतजाम करो। विंडसर ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो। अभी हम इसके इंतजाम करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 लॉन्चियाँ और एक तैयारा है जिसमें हम आए हैं, इसलिए सारी लड़कियां एक साथ नहीं जा सकेंगी, बल्कि बारी बारी इन लोगों की एक टीम बनाकर भेजना होगा। इसके लिए अलग अलग ममालिक की तरफ लॉन्चें जाएंगी और त्यारे में भी उन्हें पहुंचाया जाएगा। इतना कहकर वो लोग मेरे हुक्म की तामील के लिए चले गए। इमारत के अंदर लड़कियों के चीखने चिल्लाने और कभी कह के लगाने की आवाजें आ रही थीं। मैंने मरजाना के दिमाग में झांक कर देखा तो पता चला कि जिन लड़कियों को उनके रिकॉर्ड मिल जाते थे और ब्लैकमेलिंग का तमाम मवाद हासिल हो जाता था तो वो खुशी से चीखने चिल्लाने लगती थी। नासिर पाशा ने मेरे रूबरू आकर पूछा, तारिक, क्या तुम भी बदल गए हो? मैं तारिक महमूद नहीं हूँ, इस वक्त मरजाना का मुहाफिज और मददगार हूँ। वो बोला, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, पता नहीं मेरा अंजाम क्या होगा। मरजाना तो किसी हाल में भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो तुमसे और तारिक महमूद से बहुत ज्यादा नफरत करती है। तारिक, अगर ये जिन तुम्हारे अंदर समाया रहा तो मरजाना तुम्हें माफ कर देगी और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मेरी जान कैसे बचेगी समझ में नहीं आता। मैंने कहा, अपने ठेकेदारों के पास जाओ और वो जासूस जो तुम्हारी जान बचाने के लिए आए हैं उनकी मदद मांगो, शायद वो तुम्हारी हिफाजत कर सकें। वो मुझसे मायूस होकर उधर चला गया जहाँ उन ठेकेदारों की टीम गई थी। मैं विंडसर और चेयरमैन वगैरह के दिमाग में झांक कर देखने लगा। मैं उन लोगों की तरफ से मोहतात रहना चाहता था। वक्तन फवक्तन उन लोगों के दिमाग को कंगालना जरूरी था। उनकी तरफ से यह अंदेशा भी था कि वो कहीं फायरिंग शुरू न कर दें और मुझे या मरजाना को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए मैं उनकी तरफ से मोहतात था और उनके दिमागों में बार बार झांक कर देख रहा था। विंडसर इसी पहलू से सोच रहा था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो टेलीपैथी के जरिए हो रहा है और फरहाद अली तैमूर कहीं बैठा हुआ ये सब तमाशे कर रहा है। और वो इसी फिक्र में था कि किसी तरह फरहाद अली तैमूर का पता चलाया जाए कि अगर वो जजीरे में मौजूद है तो कहाँ है, और अगर इस जजीरे में मौजूद नहीं है तो कहाँ बैठकर यह सब तमाशे कर रहा है। सोचते सोचते उसने अचानक चेयरमैन से कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूँ कि तारिक महमूद की असलियत कुछ और है और मैं समझता हूँ कि वही फरहाद अली तैमूर है। चेयरमैन ने चौंक कर कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा, देखो, यहाँ अगर टेलीपैथी के कमालात दिखाए जा रहे हैं तो वो टेलीपैथी जानने वाला यहाँ जरूर मौजूद होगा। अब ये सोचना चाहिए कि इस जजीरे में ऐसा कौन आदमी है जो अजनबी है, ये बिल्कुल पहली बार आया है और ये तारिक महमूदी ऐसा है कि कल पहली बार यहाँ पहुंचा और कल ही से हंगामे शुरू हो गए। उससे पहले इस जजीरे में सुकून था, कोई बगावत की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो कमबख्त सुराग रसां बड़ा ही ज़हीन था, सही सिमत का तयन करके बिल्कुल सही आदमी तक पहुंच जाता था। उसने कहा, देखो, मरजाना को यहाँ हुए 2 माह गुजर गई हैं, उसने अब तक कोई हंगामा नहीं किया था। अगर वो 2-4 कत्ल करती तो फौरन ही पकड़ी जाती, लेकिन कल जब तारिक महमूद यहाँ पहुंचा तो उसके साथ ही हंगामे शुरू हो गए और मरजाना ने जितने भी कत्ल किए हैं, जो हंगामे किए हैं, वो सब टेलीपैथी का सहारा लेकर किए हैं।
ये कहकर वह चुप हुआ तो मैंने उसकी सोच के जरिए कहा, टेलीपैथिक इल्म जानने वाले ऐसा भी करती हैं कि वो मीलों दूर बैठे रहते हैं और किसी दूसरे को दिमागी तौर पर अपना मामूल बनाकर उससे काम निकालते हैं। हो सकता है कि फरहाद या कोई टेलीपैथी जानने वाला अपने मुल्क में बैठा और यहाँ मरजाना के दिमाग के जरिए या नासिर पाशा के दिमाग के जरिए जजीरे में आ गया हो, यानी जिस्मानी तौर पर यहाँ हाजिर ना हो। उसकी सोच ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इस पहलू पर गौर कर रहा हूँ कि अगर वह जिस्मानी तौर पर इस जजीरे में मौजूद है तो वो कौन हो सकता है। और मेरा दिमाग घूम फिर कर तारिक महमूद तक पहुँचता है। मुझे यकीन है कि तारिक महमूद के पीछे फरहाद अली तैमूर की शख्सियत छुपी हुई है। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर फरहाद अली तैमूर की शख्सियत छुपी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्यों ख्वामख्वाह फरहाद की शख्सियत में दिलचस्पी ले रहा हूँ? वो ठहर ठहर कर सोचने लगा, अगर वाकई वो फरहाद है और इस वक्त मेकअप में यहाँ मौजूद है तो इससे बेहतर मौका और हाथ नहीं आ सकता। मैं उसे चुपचाप कहीं से छुपकर गोली मार सकता हूँ। जब वो खत्म हो जाएगा तो टेलीपैथी भी खत्म हो जाएगी, फिर मरजाना तनहा कुछ नहीं कर सकेगी। उसे काबू में करना तो बस ऐसे ही है जैसे एक चुटकी में चूंटी को मसल दिया जाए। सांप आखिर सांप ही होता है, किसी न किसी बहाने अपना जहर जरूर उगलता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। विंडसर भी ऐसा ही था, उसके पास उसका खास असिस्टेंट आयरन मैन बैठा हुआ था। मैं आयरन मैन के दिमाग में पहुंच गया। दूसरे ही लम्हे आयरन मैन अपनी जगह से उठा और एक उल्टा हाथ विंडसर के मुंह पर रसीद करते हुए बोला, पागल कुत्ते, तुम अभी क्या सोच रहे थे? तुम किसे गोली मारना चाहते हो? ये कहते उसने विंडसर के गले को दोनों हाथों से दबोच लिया और उसे दबाने लगा। उसके गले पर अपने दोनों हाथों की गिरफ्त सख्त से सख्त करने लगा। वो तड़प रहा था। चेयरमैन दूसरे ठेकेदार चिल्ला रहे थे, उसे मना कर रहे थे कि वो ऐसी हरकत न करे। फिर मुसल्ला गार्ड्स रिवॉल्वर निकाल कर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर आयरन मैन, अपने बॉस को छोड़ दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन आयरन मैन किसी की नहीं सुन रहा था, इसलिए कि उसके दिमाग पर मेरा कब्जा था। वो अपना काम किए जा रहा था। विंडसर के दीदे फैल रहे थे और सांस रुक रही थी। उसी वक्त एक मुसल्ला गार्ड ने रिवॉल्वर के दस्ते से आयरन मैन के सर पर जरब लगाई। उसके बावजूद आयरन मैन ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी, उसे दबाता ही चला गया। दो मुसल्ला गार्ड्स आयरन मैन से लिपट गए और विंडसर को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर में विंडसर की गर्दन ढलक गई। वो हमेशा के लिए ठंडा पड़ चुका था। आयरन मैन ने उसे छोड़ दिया, फिर एक झटके से खुद को दोनों गार्ड्स की गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा, अभी मरजाना को गोली मारने की मुतल्लिक सोच रहा था, इसलिए मैंने उसे हलाक कर दिया। मैं कह चुका हूं कि मैं एक ऐसा जिन हूं जो मरजाना का आशिक है। उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने के मुतल्लिक सोचेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी मौत से अब तुम लोगों को मजीद सबक हासिल करना चाहिए। ये कहने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसके दिमाग से निकल आया। बारी बारी चेयरमैन और दूसरे ठेकेदारों के दिमाग में झांक कर देखने लगा। उनके चेहरों पर मुर्दनी छा गई थी, दिल डूब रहे थे, दिमाग बिल्कुल माऊफ होकर रह गए थे। उन्हें हर लम्हा अपनी मौत नजर आ रही थी। वो समझ गए थे कि अब इसी तरह एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। मरजाना और उसका आशिक जिन इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं एक मुसल्ला गार्ड के दिमाग में पहुंच गया। उस गार्ड ने कहा, मिस्टर चेयरमैन, अब मैं इस गार्ड की जुबान से बोल रहा हूँ। मैं अब तुम लोगों को मुआफ कर सकता हूँ और तुम लोगों को जिंदा यहाँ से वापस जाने का मौका दे सकता हूँ, बशर्ते कि तुम उन तमाम लड़कियों को जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुँचाने की कोशिश करो। तुम्हारे पास काफ़ी दौलत है, तुम दूसरे ममालिक से किराए पर त्यारे मंगवा सकते हो। उन्हें यहाँ से पैगाम भेजो कि तुम लोग मौत के धाने पर खड़े हुए हो और तुम्हारी सलामती इसी में है कि लड़कियां जल्द से जल्द इस जजीरे से निकलकर अपने अपने मुल्कों में और अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। उस मुसल्ला गार्ड के हाथ में रिवॉल्वर था और वो सब लोग उसे देखकर कांपते जा रहे थे। उन पर हर लम्हा ये खौफ तारी था कि किसी वक्त भी मुसल्ला गार्ड उन्हें गोली मार सकता है। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मेरे हुक्म के खिलाफ कोई काम करेगा तभी वो मरेंगे, वरना मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं अभी ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा तैयारियां मंगवाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर चेयरमैन वहां से उठ गया। उसके साथ ही दूसरे ठेकेदार भी उठकर जाने लगे। फिर वो सब दूसरे कमरे की तरफ गए जहां से वो ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम कर सकते थे। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। पुख्ता इमारत के सामने अब लड़कियां नजर आने लगी थीं, क्योंकि जिन लड़कियों को उनका रिकॉर्ड मिल जाता था वो उन्हें ज़ाया करने के बाद, उन्हें जला डालने के बाद इमारत से बाहर आ जाती थी और आज़ादी से कहके लगाकर एक दूसरे से बातें करती थी। वो सब बहुत खुश नजर आ रही थी। इतने में मरजाना जरीना के साथ चलती हुई इमारत से बाहर आई। उसकी सोच ने बताया कि अभी बहुत सी लड़कियां रिकॉर्ड रूम में मौजूद हैं और वो अपने अपने रिकॉर्ड तलाश कर रही हैं। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं वही तुम्हारा आशिक हूँ और तारिक महमूद के अंदर समाया हुआ हूँ। मरजाना ने नागवारी से मुझे देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए नेकियां कर रहे हो, मेरी इस तरह मदद कर रहे हो कि मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। ये तुम्हारा बड़ा एहसान है, लेकिन तुम दुनिया वालों के सामने अपने आप को मेरा आशिक जाहिर करके मुझे क्यों बदनाम करना चाहते हो? इश्क करने वाले दुनिया से नहीं डरते, वो खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। मगर ये कैसा इश्क है जो यकतरफा है? तुमने मेरी पसंद नापसंद के मुतल्लिक मालूम करना जरूरी नहीं समझा और इश्क करने बैठ गई। ये तो सरासर ज्यादती है। हम बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं मगर आशिक और माशूक नहीं बन सकते। मैंने मुस्कुरा कर कहा, उसकी फिक्र न करो, आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें अपना माशूक बना लूंगा। वह जरा सख्त लहजे में बोली, मुझे इस किस्म की गुफ्तगू जरा भी पसंद नहीं। कोई दूसरी बातें करो और मुझे बताओ कि चेयरमैन और वह सुराग रसां वगैरह क्या कर रही हैं। अभी वो लोग तमाम लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचाने के इंतजामात में मसरूफ हैं। जब उनके इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आओ हम थोड़ी देर के लिए कहीं तन्हाई में चलें और ज़रूरी बातें करें। मरजाना ने जरीना का हाथ थाम कर कहा, यह मेरी बहुत प्यारी सहेली है,
मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। हम तीनों ही कहीं चलकर बातें करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल तन्हाई चाहता हूँ। तुम उसे जबरदस्ती ले जाओगी तो मैं उसका दिमाग खराब कर दूंगा, फिर ये लड़की पागल हो जाएगी। जरीना सहमकर मरजाना के पीछे चली गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। मरजाना, मैं वहाँ होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम वहीं आ जाना। मरजाना ने कहा, तुम मेरी सहेली को दहशतज़दा कर रहे हो और ये अच्छी बात नहीं। जरीना ने कहा, नहीं मरजाना, ये ठीक कह रहे हैं। कम से कम तुम दोनों के दरमियान यहाँ के मसाइल के मुताबिक ज़रूरी बातें होनी चाहिए, इसलिए तुम बातें करो, मैं जा रही हूँ। फिर जल्द ही मुझसे आकर तुम मिल सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी। मरजाना ने उसे जाते हुए देखा, फिर पलटकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये मेरी बहुत प्यारी सहेली है, मैं उसे अभी तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया। और एक बात याद रखो कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो मजबूर होना नहीं जानती। चूंकि तुमने बहुत ही बुरे वक्त में मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी बात रखने के लिए तुम्हारे साथ कहीं तन्हाई में चल रही हूँ। आओ। वो आगे बढ़ने लगी। मैंने उसके साथ चलते हुए कहा, जब तक किसी के दिल में झांक कर न देखो, उस वक्त तक उसकी अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलता। इस वक्त मैं तारिक महमूद के अंदर समाया हुआ हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छा आदमी है और इसने कभी कोई बेगैरती नहीं की। मरजाना ने चलते चलते मुझे घूर कर देखा, फिर बोली, मैं तारिक महमूद को कल से देख रही हूँ। वो दलालों के साथ आया है और यहाँ दलाल की हैसियत से रह रहा था। मैंने कहा, इसके लिए दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। जब मैं किसी के अंदर समा सकता हूँ, किसी के दिमाग तक पहुँच सकता हूँ, तो क्या तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगी कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त होगी और मैं किसी के मुतल्लिक भी कोई गलत रिपोर्ट दे ही नहीं सकता। वह संजीदगी से सोचने लगी। उसकी सोच कह रही थी, जब ये जिन तारिक महमूद के अंदर समाया हुआ है तो यकीनन इसकी असलियत को समझता होगा। ये सोचकर उसने मुझसे पूछा, अगर ये बात है तो मुझे बताओ कि ये तारिक महमूद कौन है और यहाँ नासिर पाशा के साथ क्यों आया है। मैं उसे बताने लगा कि तारिक महमूद शहनाज का शौहर है और शहनाज के साथ एक बार वो बैंकॉक गया था। शहनाज ने उसे जिंदगी और मौत के दरमियान छोड़ दिया था और एक जापानी डॉक्टर के हीरे चुरा कर ले आई। बाद में तारिक महमूद मौत के मुंह से वापस आ गया। फिर वो वापस कराची शहनाज के पास आया और उसके ना चाहने के बावजूद उसके साथ रहने लगा। इसी दौरान उसे पता चला कि शहनाज भोली भाली लड़कियों को खुशबू का गुस्ल कराने के बहाने मलिक नवाज के पार्लर में भेज दी है और वहां से लड़कियों का कोई बहुत बड़ा कारोबार होता है। इस वक्त से तारिक महमूद उनके पीछे पड़ गया और फिर मालूमात हासिल करते करते नासिर पाशा तक पहुंच गया। वो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम दलालों को नीस्तो नाबूद कर देना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि उनकी बुनियाद को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दे और इसके लिए ज़रूरी है कि वो जजीरे में जाए। इसीलिए वो नासिर पाशा से दोस्ती करके एक दोस्त के रूप में यहाँ आ गया। मरजाने ने कहा, यहाँ आकर तो इसने कुछ भी नहीं किया, कल से ऐश कर रहा है, आखिर इसका यहाँ आने का फ़ायदा ही क्या हुआ। मैंने जवाब दिया, कल से उसने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। होटल में उसी ने आग लगाई थी और ठेकेदारों को और उनके मुसल्लह मुहाफिजों को उसी ने हलाक किया था। वह उन लोगों को चुपचाप खत्म करने का इरादा रखता था और मालूमात हासिल कर रहा था कि ये कारोबार कितनी दूर तक फैला हुआ है। लेकिन आज जब तुम स्टूडियो में बुरी तरह फंस गई और वो लोग तुम्हें मार डालना चाहते थे, तब मैं अपने आप को जाहिर करने पर मजबूर हो गया, वरना मेरा इरादा था कि मैं यहाँ चुपचाप तुमसे इश्क करता रहूँ। फिर जब तुम यहाँ और भी किसी बड़े मसले में उलझ जाती या मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती, तब मैं तुम पर अपने आप को जाहिर करता। बहरहाल अब जाहिर करने का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि तारिक महमूद की असलियत मालूम हो गई। बज़ाहिर वो बुरा नजर आता है, लेकिन बहुत ही दिलेर, दयानतदार और शरीफ आदमी है। वो बोली, इसका मतलब यह है कि ये मेरे हाथों से बच जाएगा। हाँ, जब इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बेगैरत नहीं है, तो फिर तुम इसको हाथ भी क्यों लगाओगी? वैसे अब यह हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहेगा। वो घूर कर बोली, मेरे साथ क्यों रहेगा? मैं कभी किसी मर्द का साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तारिक महमूद के अंदर समाया रहूंगा और उसके जरिए तुमसे इश्क करता रहूंगा। वो अंदर ही अंदर गुस्से से भड़कने लगी। उसे किसी की महबूबा बनना पसंद नहीं था, लेकिन वो किसी जिन से खुलकर मुखालफत भी मोल लेना नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल थी। अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए बोली, आखिर तुम कौन हो? क्यों मुझ पर आशिक हो गए हो? इसलिए कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। तुम एक अच्छी फाइटर हो, तुम फौलाद भी हो और फूल की तरह मुलायम भी, फिर हसीन भी हो। मैं तुम्हारी बहुत सारी खूबियों से मुतासिर हो गया हूँ। वो बोली, मेरी जैसी दूसरी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम्हें हुस्न और शबाब की तमन्ना है तो यहाँ एक से एक हसीन लड़कियां हैं। किसी पर भी आशिक हो जाओ और इसके मामले में मेरा पीछा छोड़ दो। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, इसीलिए तुम्हारी खातिर जिन्नात की कौम को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। ये सब क्या है मेरी समझ में नहीं आता। मैं कभी यकीन नहीं कर सकती थी कि जिन हजरात ऐसे होते हैं कि औरतों पर आशिक हो जाती हैं, लेकिन तुम तो सचमुच मुझ पर आशिक होने के लिए आ गए हो। आखिर तुम्हारी हकीकत क्या है? खुदा के लिए मुझे साफ साफ बता दो, मेरे जहन को ना उलझाओ। मेरी मोहब्बत रफ्ता रफ्ता तुम्हें यकीन दिलाएगी कि मैं जिन हूँ और तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ और गायब रहकर तुम्हारी मदद करता रहूंगा। ताजुब है कि इतनी इमदाद के बावजूद तुम्हें मेरे वजूद पर और मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया। वो इनकार में सर हिलाते हुए बोली, इस दुनिया में ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं जिन्हें आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं आता। यही हाल मेरा है। मैं इतनी देर से इस गैबी इमदाद को अपनी आंखों से देख रही हूँ और कबूल कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग तस्लीम नहीं कर रहा है कि कोई जिन मेरी मदद को इस जजीरे में आ पहुँचाए। हाँ, मेरी मजबूरी यह है कि मैं खुद को अपने वजूद के साथ जाहिर नहीं कर सकता। मुझे अपने आप को जाहिर करने के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा लेना पड़ता है।
जैसा कि मैं इस वक्त तारिक महमूद का सहारा ले रहा हूँ। मरजाना, तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, फिर रफ्ता रफ्ता तुम्हें मुझ पर प्यार आ जाएगा। हम चलते चलते बहुत दूर निकल आए थे। एक जगह सीमेंट के पुख्ता बेंच बने हुए थे। मरजाना वहां बैठकर बोली, ये जबरदस्ती का सौदा है, मोहब्बत ऐसे नहीं होती। दोनों तरफ से चाहत लाजमी, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए या किसी और के लिए मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम लड़की नहीं हो? क्या तुम कभी किसी से मोहब्बत नहीं करोगी? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यह है कि अव्वल तो मैं लड़की नहीं हूँ। कुदरत ने मुझे जिस्मानी तौर पर अगर लड़की बना दिया तो उसके लिए मैं मजबूर हूँ, वरना मैं अपने आप को सर से पांव तक मर्द महसूस करती हूँ। दूसरी बात यह कि जब मैं लड़की नहीं हूँ तो किससे मोहब्बत करूंगी? मैं किसी को अपना महबूब बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जो महबूब बनना चाहेगा वो अपनी किस्मत बिगाड़ने के लिए मेरे पास आएगा। फिर तुमने पूछा कि मेरे सीने में दिल है या नहीं। हाँ, मेरे सीने में फौलाद का दिल है, और मैं फौलादी दिमाग से सोचती हूँ। और मोहब्बत के मुतालिक सुना है कि वो फूल की तरह मुलायम होती है। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी मोहब्बत से इनकार करती हो। मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ। मेरे दिमाग के किसी भी खाने से मोहब्बत का गुजर नहीं होता। एक बार तुम ये कह दो कि तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही हो, मेरे इश्क की तौहीन कर रही हो, मैं तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाऊंगा। फिर यहाँ जो कुछ भी होता है तुम मुझसे खुद ही निमट लेना। मैं कह चुकी हूँ कि इश्क मोहब्बत मेरे मिजाज के खिलाफ है। हम बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैंने अच्छी तरह समझ लिया है तुम बहुत जिद्दी और मुझसे मोहब्बत करने में अपनी तौहीन महसूस कर रही हो, लेकिन इसका इजहार जुबान से नहीं कर रही हो। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इश्क के इजहार से तुम बेजार हो जाती हो। अच्छी बात है, अभी मैं जा रहा हूँ। मेरी वापसी तक अच्छी तरह गौर कर लेना। ये कहकर चंद लम्हों के बाद ही मैं खड़े खड़े अचानक डगमगा गया। मरजाना ने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैंने शदीद हैरानी का इजहार करते हुए पूछा, ये क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो फिल्म स्टूडियो के दरवाजे पर था। मरजाना ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर वो जिन समाया हुआ था, क्या तुम उसे महसूस नहीं कर रहे थे? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं इतनी देर से कहाँ था और क्या कर रहा था। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी के कुछ लम्हात चुरा लिए गए हैं या ऐसे गुजर गए हैं जिनका मुझे इल्म नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो जिन यहाँ से जा चुका है। मैं नहीं जानता कि वो जा चुका है या यहाँ मौजूद है, मगर मैं हैरान हूँ कि यह क्या तमाशा है। सच बात तो यह है कि मैं भी हैरान हो रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस जिन के वजूद पर कैसे यकीन करूँ और कैसे इसके इश्क से पीछा छुड़ाऊँ। मैं इससे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती। मरजाना, तुम अपने मसले में उलझी हुई हो, लेकिन मैं यहाँ अपने मुतल्लिक एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं बेगैरत नहीं हूँ। मैं दरअसल इन लोगों से इंतकाम लेने और इन लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए इस जजीरे में नासिर पाशा का दोस्त बनकर आया हूँ। मरजाना ने हाथ उठाकर कहा, अच्छा बस करो, अपनी दास्तान ना सुनाओ। जिन तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता चुका है और मैं सुनना नहीं चाहती। मैंने खुश होकर कहा, अच्छा तो उसने मेरी असलियत बता दी है, फिर तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो। हम आज से दोस्त बनकर रहेंगे। वो घूर कर बोली, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। तुम कहीं जाकर किसी और को अपना दोस्त बनाओ। मरजाना, यहाँ हालात बड़े संगीन हैं। कदम कदम पर तुम्हारे लिए खतरा है। ऐसी सूरत में हमें साथ रहना चाहिए। ऐसा न हो कि दुश्मन हम में से किसी को नुकसान पहुंचा दे। वो बोली, तुम तो दोगली चालें चल रहे हो। उधर दोस्त बने हो और अंदर ही अंदर उनकी जड़ें खोखली कर रहे हो। इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो लोग तुम्हें अपना दोस्त ही समझे रहेंगे। मुसीबत सिर्फ इसलिए मुझ पर आएगी कि मेरी दुश्मनी जाहिर हो गई है। इसलिए मेरी फिक्र न करो, मैं तन्हा उनसे निमट लूंगी। तुम अब यहाँ से जाओ। तुम अजीब लड़की हो। इन हालात में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने चाहिए, और तुम मेरे खुलूस को ऐसे वक्त ठुकरा रही हो। वो परेशान होकर बेंच पर बैठ गई, फिर अपना सर थाम कर बोली, मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा उलझ गई हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इस जिन ने मुझे बहुत ज़्यादा उलझा कर रख दिया है। इसलिए मैं अभी तुम्हारी दोस्ती को ठुकरा रही थी। हाँ, मैं अपनी इस गलती को महसूस करती हूँ। इस वक्त मुझे दिमागी तौर पर पुरसुकून रहना चाहिए, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह अपने आप को पुरसुकून रखकर मौजूदा हालात को समझती रहूँ और उनसे निमट सकूँ। मुझे उसकी हालत पर अफसोस हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि वो दिमागी तौर पर इस कदर उलझ जाएगी। यह हकीकत में दुरुस्त बात थी कि वो किसी भी मर्द की जुबान से अपने लिए इश्क मोहब्बत का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब चूंकि एक जिन ने इजहार मोहब्बत किया था, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था किस जिन को किस तरह मुंह तोड़ जवाब दे, और हालात भी मजबूर कर रहे थे। वो उसे खुलकर नफरत का इजहार भी नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे मिजाज को समझता हूँ। तुम बिल्कुल ही मुख्तलिफ लड़की हो और इश्क मोहब्बत को बिल्कुल ही खातिर में नहीं लाती, बल्कि इजहार इश्क करने वालों से नफरत करती हो। बहरहाल हालात का तकाजा यह है कि अगर जिन तुमसे इश्क का इजहार कर रहा है तो उसे हंस बोलकर बर्दाश्त करो और मसलियत से काम लो। इस जिन के जरिए तुम्हारे बहुत से काम निकल सकते हैं, वरना इसकी दुश्मनी महंगी पड़ेगी। वो चिल्लाकर बोली, मैं मरना पसंद करती हूँ, मगर डरना कभी पसंद नहीं करती, ख्वाह वो जिन ही क्यों ना हो। मुझे कोई मुतासिर नहीं कर सकता, कोई मरूब नहीं कर सकता, और कोई मुझे अपना महबूब नहीं बना सकता। मैंने पूछा, ऐसी बात है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या इस जिन ने तुम्हें हाथ लगाया है? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, अभी तो वो दूर ही से इजहार इश्क कर रहा है। देखो मरजाना, उसका अपना कोई वजूद नहीं। वो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर वो मेरे अंदर समाकर या किसी दूसरे के अंदर समाकर इजहार इश्क करता है तो उसे करते रहने दो। जब वो तुम्हें हाथ लगाएगा या तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई हरकत करे, तब तुम परेशान होकर सोचना। फिलहाल अपने दिमाग को पुरसुकून रखो। वो मुझे संजीदगी से और शुक्रिया के अंदाज से देखकर बोली, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। वाकई जब वो मेरे मिजाज के खिलाफ कोई हरकत करेगा तब मुझे परेशान होना चाहिए।
अभी तो वो दूसरों की जुबान से इजहार इश्क कर रहा है। ठीक है, मैं अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करूंगी। आओ हम उन ठेकेदारों के पास चलें और ये मालूम करें कि वो लड़कियों को उनके ममालिक तक पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम कर रही हैं। वो मेरे साथ उस पुख्ता इमारत की तरफ जाने लगी। उसका सर झुका हुआ था और वो बड़ी संजीदगी से इसी जिन के मुतल्लिक सोच रही थी कि उसे किस तरह अपने काबू में रखकर अपना काम निकालना चाहिए। अचानक वो बोली, तारिक, ये जिन मेरे बहुत काम आ सकता है। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोली, मैं बचपन से अपने वालिदैन से बिछड़ी हुई हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे वालिदैन कौन है और कहाँ रहती हैं। मैं उस जिन के जरिए वहां तक पहुंच सकती हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, ये काम तो जिन्नात आसानी से कर लेती हैं। ये जिन तुम्हें तुम्हारे वालिदैन तक यकीनन पहुंचा देगा। अभी वो मुझसे नाराज होकर चला गया है। कहाँ जा सकता है? अगर उसका इश्क सच्चा होगा तो फिर वो तुम्हारे पास आएगा। वो घूर कर बोली, बकवास मत करो। उसके सच्चे इश्क की ऐसी की तैसी। मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई, मैं अपने इश्क की नहीं, उस जिन के इश्क की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए अभी मजबूरी ये है कि इस इश्क को कबूल करते रहना होगा। तुम नाराज होती रहोगी तो तुम्हारी जहनी परेशानी बाकी रहेगी। पुरसुकून रहने का तरीका यही कि हालात से समझौता करो और अब वो जिन आए तो उससे अच्छी तरह बातें करो। वो कायल होकर बोली, हाँ, अब जरा जहानत और चालाकी से काम लेना होगा। उस पुख्ता इमारत के करीब पहुंचते हुए मैंने कहा, अब मैं ठेकेदारों के पास जाकर नासिर पाशा के दोस्त की हैसियत से रहूंगा। तुम बुरा ना मानना। मैं उनका दोस्त बनकर ही उनके अंदरूनी मामलात को समझ सकता हूँ कि कहीं वो कोई साजिश तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि बज़ाहिर हथियार डालने वाले सिपाही और शिकस्त खाने वाले पहलवान कोई ना कोई मक्काराना तौर पर दाव इस्तेमाल करते हैं, जिसका इल्म हमें बाद में होता है। इसलिए मुझे नासिर पाशा का दोस्त बनकर अभी रहना चाहिए। वो बोली, वो जिन ऐसा है जो उनकी ढकी छुपी साजिशों को मालूम कर सकता है। काश कि वो फिर आ जाता। उसके ऐसा कहते ही मैं एक जरा सा लड़खड़ाया, फिर एकदम से संभल कर बोला, लो मेरी जान, मैं वापस आ गया हूँ। मरजाना एकदम से चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। अब तारिक महमूद अपने आप में नहीं है, उसमें मैं समा गया हूँ। उसने परेशान होकर पूछा, क्या तुम अब तक मेरे आसपास मौजूद थे? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुमसे दूर नहीं जा सकता था, इसलिए साथ साथ रहा। तुम्हारी जुबान से यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम जहानत और चालाकी से मेरे साथ दोस्ती कायम रखोगी, लेकिन मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दोगी। पहले तो वो झींप गई, फिर कहने लगी, देखो, मेरे मजाज को समझो। मैं बिल्कुल ही मुख्तलिफ मजाज की लड़की हूँ। मैं कभी इसको मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ सकती। अगर तुम मेरे साथ बराबर होगे तो तुम्हें रफ्ता रफ्ता मालूम हो जाएगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। अगर इसके बाद भी तुम ये समझो कि तुम मुझे मोहब्बत की तरफ माइल कर सकती हो या मेरे दिल को पिघला सकती हो तो तुम ऐसा कर लेना, मुझे एतराज़ नहीं होगा। जब दिलो दिमाग तुम्हारी तरफ झुकेगा तो बेशक मैं भी तुम्हारी तरफ झुक जाऊंगी, लेकिन अभी तो हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती होगी। क्यों, ठीक है ना? मैंने उसके मजाज को मद्देनजर रखते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे दिल को जीत लेने की कोशिश करूंगा। आओ अब हम उन ठेकेदारों की तरफ चलें। ये कहकर हम उस इमारत में दाखिल हुए और उस कमरे में पहुंचे जहां चेयरमैन दूसरे ठेकेदारों के साथ परेशान हाल बैठा हुआ था। हमें देखते ही वो सब उठकर खड़े हो गए। वहां नासिर पाशा भी मौजूद था। मैंने कहा, मैं इस वक्त तारिक महमूद नहीं हूं बल्कि मरजाना का मददगार जिन हूं और तुम लोगों से सवालात करता हूं कि लड़कियों को वापस भेजने के क्या इंतजामात हो चुके हैं। चेयरमैन ने कहा, हमने ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम किया है और तैयारी यहाँ मंगवाई गई हैं। हमें यकीन दिलाया गया है कि शाम तक या के बाद दीगरे 4 तैयारी यहाँ आएंगे और लड़कियों को ले जाएंगे। हम यहाँ बैठकर उन लड़कियों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं जिन्हें पहली 4 फ्लाइटों में यहाँ से जाना है। नासिर पाशा ने कहा, आज शाम से लेकर कल शाम तक तमाम लड़कियाँ अपने अपने मुल्क में पहुँच जाएंगी। हम मरजाना से दरख्वास्त करते हैं कि वो आज ही लॉन्च के जरिए पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को लेकर यहाँ से रुखसत हो जाए। हम वादा करते हैं कि उसके जाने के बाद भी लड़कियाँ यहाँ से जाती रहेंगी। मरजाना ने कहा, मैं सिर्फ लड़कियों को यहाँ से नहीं ले जाऊंगी बल्कि तुम्हें और तारिक महमूद को भी साथ ले जाऊंगी। ये ना समझना कि मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। तुम तो मेरे मुल्क के बेगैरत दलाल हो। मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। नासिर पाशा ने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दो। आइंदा के लिए मैं कभी पाकिस्तान का रुख नहीं करूंगा। इस जजीरे से किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊंगा। वो गुस्से से बोली, बकवास मत करो, मेरी बात अच्छी तरह याद रखो। एक तो मैं सबसे आखिर में यहाँ से जाऊंगी जब तमाम लड़कियां यहाँ से जा चुकी होंगी। दूसरी बात यह कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम मरते मरते जिंदगी की भीख मांगते रहोगे और तुम्हें यह भीख नहीं मिलेगी। नासिर पाशा ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, तारिक, तुम ही किसी तरह मरजाना को समझाओ। मैंने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद करते हुए कहा, जलील कमीने, इस वक्त मैं तारिक नहीं हूँ, मरजाना का आशिक जिन हूँ। वो अपने जबड़े को सहलाते हुए पीछे हटकर बोला, मरजाना, मेरे पास बहुत दौलत है। यहाँ जजीरे के बैंक में तकरीबन 25 लाख डॉलर हैं। पाकिस्तान और पेरिस वगैरह के बैंकों में भी बहुत रकमें हैं। मैं तुम्हें अपनी आधी दौलत दे दूंगा। बस एक इल्तिजा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। वो चौंक कर बोली, हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि तुम लोगों ने इस जजीरे में काफ़ी दौलत छुपा कर रखी हुई है। आखिर इस दौलत का क्या होगा? मैं तुम लोगों को उसकी इजाज़त नहीं दूंगी कि वो सब कुछ तुम अपने साथ ले जाओ। यहाँ बैंक में जितने भी रकमें हैं वो सारी की सारी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। चेयरमैन ने ज़रा आगे बढ़कर आजिज़ी से कहा, मरजाना, हमें दौलत नहीं ज़िंदगी चाहिए। तुम जो चाहो यहाँ से ले जाओ, मगर हमें जिंदा छोड़ दो। मैं तुम्हें एक दानिशमंदाना मशवरा देना चाहता हूँ, अगर तुम कबूल करो। मैंने चेयरमैन से कहा, तुम जो मशवरा देना चाहते हो बेझिझक कहो, हम सुन रहे हैं। उसने कहा, हमने ट्रांसमीटर के जरिए यहाँ 4 अदद त्यारे तलब किए हैं
जो लड़कियों को यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन हम ये सोचकर डर रहे हैं कि अगर उन तैयारों में खुफिया इमदाद हमारे लिए आई और उस इमदाद से मरजाना को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे। हालांकि हमने सिर्फ तैयारों का मुतालबा किया है, बाहर कोई मदद तलब नहीं की है। फिर भी हम डरते हैं कि हम गलत फहमी में मारे ना जाएं। मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ ऐसा मुमकिन है। तुम लोगों ने तैयारे तलब किए हैं, हो सकता है कि खुफिया तौर से इमदाद भी पहुंच जाए। और वो लोग जो मरजाना की कुव्वत का अंदाज़ा नहीं कर सकते और ये नहीं जानते हैं कि मरजाना के पीछे एक और भी पुरस्कार कुव्वत है, वो लोग यकीनन मरजाना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ऐसी सूरत में मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे मिस्टर चेयरमैन, तुम मशवरा क्या देना चाहते हो? चेयरमैन ने कहा, मैं चाहता हूं कि मरजाना यहाँ से फौरन ही लॉन्च के जरिए अपने मुल्क की लड़कियों को लेकर चली जाए, ताकि ना ये यहाँ रहें और ना कोई उसे छुपकर नुकसान पहुंचाए। हम अपनी सलामती की खातिर ये नेक मशवरा दे रहे हैं। मरजाना ने पूछा, तुम बातें बनाकर मुझे पहले ही यहाँ से भगा देना चाहते हो? वो बोला, नहीं, मैं एक माकूल बात कह रहा हूँ। जाना या ना जाना तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उन 4 तैयारों के आने से पहले तुम मेरे मशवरे पर गौर कर लो। चेयरमैन वाकई माकूल बातें कह रहा था। वो खुद नहीं जानता था और हम भी नहीं जानते थे कि वो जो तैयारे आने वाले हैं उनमें किस किस्म की इमदाद पहुंच सकती है और तैयारे में आने वाले लोग कैसे होंगे। अगर उनमें से किसी ने कहीं से छुप कर मरजाना को या मुझको गोली मार दी तो सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं मरजाना की सोच के जरिए उसे समझाने लगा कि वो चेयरमैन के मशवरे पर संजीदगी से गौर करे और उस खतरे को समझे जो किसी वक्त भी पेश आ सकता है। मैं थोड़ी देर तक सोच के जरिए उसे समझाता रहा और वो संजीदगी से सोचती रही। चेयरमैन और दूसरे ठेकेदार उसे गौर से देखते रहे। आखिर मरजाना ने कहा, ठीक है, मैं अभी गौर कर रही हूँ। उस वक्त तक तुम सब यहाँ के बैंक की सारी रकम और दौलत इस लॉन्च में पहुंचा दो जिसमें मैं अपने मुल्क की लड़कियों को लेकर जाऊंगी। मैं थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाऊंगी कि मुझे किस वक्त यहाँ से रवाना होना है। इतने में फोन की घंटी बजने लगी। चेयरमैन ने रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर हमें मुखातिब करके कहा, यहाँ सवेरे जो तैयारा सुराग रसां को लेकर आया था, अब वही तैयारा यहाँ से 45 लड़कियों को लेकर मशरिक़ बईद की तरफ जा रहा है। आधे घंटे बाद वो परवाज करेगा। मरजाना, अगर तुम चाहो तो एयरपोर्ट जाकर 45 लड़कियों को अपनी आंखों से देख सकती हो जो अभी जाने वाली हैं। मैं जाकर बैंक की सारी दौलत लॉन्च में रखने का हुक्म देता हूँ। आओ मिस्टर पाशा। ये कहकर वो नासिर पाशा के साथ बैंक की तरफ जाने लगा। मैं मरजाना के साथ उस इमारत से बाहर आ गया। फिर मैंने कहा, आओ हम कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाएं और उन लड़कियों को देख लें जो रुखसत हो रही हैं। हम एक कार में आकर बैठ गए। फिर एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए मैंने मरजाना को समझाया, मुनासिब यही है कि हम यहाँ से निकल चलें। वो चेयरमैन बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी है। वो नहीं चाहता कि तुम गलत फहमी का शिकार होकर उसे मार डालो या मैं उसे हलाक कर दूं। बहरहाल वो अपनी जान बचाने के लिए हमें बहुत ही अच्छा मशवरा दे रहा है। मरजाना ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, अब मैं भी यही समझती हूँ कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम चूंकि गायब रहने वाली हस्ती हो, इसलिए इस जजीरे में रहकर उसकी निगरानी कर सकते हो कि इसी तरह लड़कियों को यहाँ से रवाना करेंगे या नहीं। अगर इन्होंने बेईमानी की तो तुम इन लोगों को तबाह बर्बाद कर सकते हो। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। तुम तारिक महमूद को भी अपने साथ ले जाओ। मैं किसी दूसरे के जिस्म में समाकर यहाँ के हालात देखता रहूंगा और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ की सारी लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचाकर ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। हम इस फैसले पर मुत्तफिक हो गए। हमने एयरपोर्ट पहुंचकर उन 45 लड़कियों को अपने सामने रुखसत किया। फिर हम वहां से बैंक की तरफ गए। वहां पता चला कि डॉलर की शक्ल में नकदी बहुत कम है, लेकिन सोने की ईंटें और हीरे जवाहरात का अच्छा खासा जखीरा है। इन सब चीज़ों को वो लोग मुख्तलिफ डब्बों में पैक कर रहे थे और उन्हें लॉन्च की तरफ ले जा रहे थे। मैंने मालूम किया कि लॉन्च को कौन ड्राइव करता हुआ हमें पाकिस्तान के साहिल तक पहुंचाएगा और उस जहाज में और कितने मर्द होंगे जो लॉन्च के स्टीवर्ड की मदद के लिए मौजूद रहेंगे। मैं बहुत मोहतात होकर हर एक के दिमाग में झांक रहा था और मालूमात हासिल करता जा रहा था। मुझे इस बात का खदशा था कि कोई इस लॉन्च में टाइम बॉम्ब वगैरह न रख दे ताकि हमें बीच समुद्र में तबाह कर दिया जाए। मैं इन साजिशों को समझता था, इसलिए मोहतात होकर हर एक को चेक कर रहा था। मरजाना बहुत खुश थी। उसने सोने की ईंटें और इतने सारे हीरे जवाहरात जिंदगी में पहली बार देखे थे, इसलिए बेइंतहा खुश थी और मेरे पास से रुखसत होकर अपने मुल्क की लड़कियों को लॉन्च तक पहुंचाने के लिए चली गई थी। इस वक्त शाम के साए बढ़ते जा रहे थे। 7 बजे अंधेरा फैलने तक तमाम लड़कियां लॉन्च में पहुंच गईं। चेयरमैन ने स्टीवर्ड को हदायत दी कि लॉन्च को तवील रास्ते से ले जाया जाए ताकि ये लॉन्च पाकिस्तान के साहिल पर आधी रात को पहुंचे और हमको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। जब वो लॉन्च जजीरे के साहिल को छोड़ने लगी तो तमाम लड़कियां अरशे पर आकर खड़ी हो गईं और खुशी का इजहार कर रही थी। मैं भी मरजाना के साथ अरशे पर खड़ा हुआ था। जैसे ही जहाज रुखसत होने लगा मैंने मरजाना से कहा, अच्छा मरजाना, अब तुम्हारा ये आशिक तुमसे रुखसत होकर जजीरे में वापस जा रहा है। अपना काम खत्म करने के बाद ये बंदा फिर तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा। आओ, जाने से पहले एक बार मुझसे हाथ मिला लो। ये कहकर मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने खुशदिली से अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैंने वो हाथ पकड़कर चूम लिया। वो एकदम से तड़प कर अलग हो गई। अपने हाथ को एक झटके से छुड़ा लिया। फिर गुस्से से मुझे देखने लगी। मैंने उसकी सोच में कहा, इस वक्त तो गुस्सा मुनासिब नहीं है। ये रुखसत हो रहा है, इसे खुशदिली से रुखसत करो। वो जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब जाओ और जजीरे में रहकर तमाम लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचा दो। खुदा हाफिज। मैंने खुदा हाफिज कहा। इसके दूसरे ही लम्हे मैंने एक झटका सा खाया, जैसे कि मेरे अंदर से वो जिन जा चुका है। फिर मैंने हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा और मरजाना से कहा, मालूम होता है कि वो जिन मेरे अंदर से निकल कर जा चुका है। मैं अब आज़ाद हूँ।
मरजाना ने इत्मीनान की सांस ली और साहिल की तरफ देखने लगी। उसे इस बात का इत्मीनान था कि थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए सही, मगर इस जिन से निजात मिल गई थी। मैं चेयरमैन के दिमाग में पहुंच गया। अब वो लोग भी इधर मुतमईन थे कि मरजाना रुखसत हो गई है और अब उन्हें उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं। नासिर पाशा ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है कि वो बला टल गई। उसके पास एक मुसल्ला गार्ड खड़ा हुआ था। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उस गार्ड ने कहा, अभी तुम्हारी खैरियत कहाँ है? मैं उसका आशिक जिन यहाँ मौजूद हूँ। ये सुनते ही वो एकदम से उछलकर दूर चला गया। चेयरमैन वगैरह भी सहम कर मुसल्ला गार्ड को देखने लगे। फिर चेयरमैन ने कहा, हाँ हाँ, हमें यकीन है कि मरजाना के जाने के बाद भी तुम उस वक्त तक यहाँ मौजूद रहोगे जब तक कि तमाम लड़कियां यहाँ से रवाना नहीं हो जाएंगी। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि अपना फर्ज पूरी तरह अदा करेंगे। मुसल्ला गार्ड ने कहा, अच्छी बात है, अब मैं इस गार्ड के अंदर से निकल रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों के आसपास हमेशा रहूंगा, इस बात को मत भूलना। ये कहकर मैं उस गार्ड के दिमाग से निकल आया। गार्ड ने अपने सर को झटका, इधर उधर देखा। दूसरे तमाम लोग भी उससे सवालिया नजरों से देख रहे थे। फिर नासिर पाशा ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम कुछ महसूस कर रहे हो? मुसल्ला गार्ड ने कहा, हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने आप में नहीं था, कहीं गुम हो गया था और अब दिमागी तौर पर हाजिर हो गया हूँ। चेयरमैन ने कहा, कोई बात नहीं, मरजाना का आशिक जिन तुम्हारे अंदर समा गया था, अब वो हमारे आसपास मौजूद है। आओ हम अपना फर्ज अदा करने चलें। वो सब साहिल की तरफ से रवाना होकर उस पुख्ता इमारत की तरफ जाने लगे। मैं उन लोगों के पास से वापस लॉन्च में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मरजाना मेरे पास से जा चुकी थी। बेइंतहा दौलत हासिल करने के बाद वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने नासिर पाशा को भी इस जजीरे में जिंदा छोड़ दिया जिसकी वह जान की दुश्मन बनी हुई थी। अब वो एक कैबिन में जाकर जनीना को छेड़ रही थी और शरारतें कर रही थी। मैं उसके दिमाग से निकलकर स्टीवर्ड के कैबिन में गया। फिर थोड़ी देर तक उससे बातें करता रहा। फिर इंजन रूम में जाकर वहां के खुलासी से बातें करने लगा। उन लोगों से बातें करने के बाद मुझे इत्मीनान हो गया कि किसी किस्म का खतरा नहीं है। अब मुझे तन्हाई की जरूरत थी ताकि मैं मम्मी और सोनिया वगैरह की कुछ खबर ले सकूं। बहुत देर से, तकरीबन पिछली रात से, मैं उन लोगों से राब्ता कायम नहीं कर सका था। मैं वहां से चलता हुआ 2 कैबिनों की तरफ गया तो वहां लड़कियां बैठी हुई गपशप में मसरूफ थीं। मुझे कहीं तन्हाई में बैठने का मौका नहीं मिल सकता था। फिर मैं लॉन्च के अरशे पर आ गया और दूर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। उधर कोई नहीं था। मैं इत्मीनान से पहले सोनिया के पास पहुंच गया। सोनिया का एक सैंडल कुछ लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया था और वो सैंडल अभी तक किसी को हासिल नहीं हुआ था। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैंने उस नीम पागल बूढ़े को उन लोगों से दूर कर दिया था। उस बूढ़े को याद नहीं आ रहा था कि जिस सैंडल की सबको तलाश है उसे वो कहाँ रखकर भूल गया है। सोनिया पिछली रात से अब तक मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं उसे उस नीम पागल बूढ़े का पता बताऊंगा तो वो वहां जाकर उसकी याददाश्त को कुरीदेगी और मालूम करेगी, कोशिश करेगी कि वो सैंडल कहाँ रखा हुआ है। लेकिन कल से मुझे एक जरा फुर्सत नहीं मिली थी कि मैं सोनिया के पास पहुंच सकता। अब फुर्सत मिली तो देखा कि सोनिया मेरे इंतजार से तंग आ गई थी और मुझे बुरा भला कहकर खुद ही इक़दामात के लिए तैयार हो गई थी। जैसा कि सब जानते हैं कि वो जहानत और मक्कारी में अपना जवाब नहीं रखती है, उसने एक तदबीर ये की कि एक पुरानी सैंडल इसी जगह ले जाकर फेंक दी जहां से वो नीम बूढ़ा पागल उसकी पहली सैंडल लेकर चला गया था और दूर ही एक बौने को निगरानी के लिए बिठा दिया और उसे कह दिया कि जब भी वो बूढ़ा वो सैंडल उठाकर ले जाए तो उसका ताकुब किया जाए और सोनिया को इतला दी जाए। इतला मिल गई थी। सोनिया अपनी कार में बैठकर वहां पहुंची तो वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था और बौना बहुत फासले पर उसका ताकुब कर रहा था। सोनिया ने एक जगह कार रोक दी, फिर उसके जरा दूर जाने का इंतजार करती रही। जब वो दूर निकल गए तो उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़कर उनके करीब पहुंचने से पहले रोक दी ताकि वो बूढ़ा और बौना नजरों में रहें। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो सोनिया, मैं आ गया हूँ। वो एकदम चुप रही, गुस्से में भर गई। मैंने पूछा, क्या मुझसे नहीं बोलोगी? उसने कहा, जब मैं उस बूढ़े का ताकुब करती हूँ तुम पहुंच जाते हो, इससे पहले तुम कहाँ मर गए थे? मैं इंतजार करते करते परेशान हो गई। अब खुद ही मैंने यह तरकीब की है, अब वो मुझे दोबारा मिल गया है। देखो फरहाद, अगर इस बार तुम उसे मुझसे छीन कर ले गए तो अच्छा नहीं होगा। तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं ऐसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, किस तरह तुम्हारी मिन्नत करूं कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुम बड़ी ज़हीन और चालाक बनती हो, तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने की कोई तरकीब सोच लो। उसने सर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने एक तरकीब सोची है और तुम देखोगे कि तुम बहुत जल्द मुझसे दूर हो जाओगे। जरा मैं भी तो सुनो कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। वो बोली, मैंने फैसला किया है कि मैं बहुत जल्द शादी कर लूंगी। जब मैं किसी की हो जाऊंगी तो उस वक्त तुम्हारा ये झूठा इश्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वाकई उसने बहुत अच्छी तदबीर सोची थी। मैंने कहा, नहीं सोनिया, तुम सब कुछ कर सकती हो मगर मुझे छोड़कर किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। फरहाद, तुम देखते रहो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी खुशफहमी खत्म कर दूंगी। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया क्योंकि बौना दौड़ता हुआ सोनिया की तरफ आ रहा था। उसने कहा, मादाम, वो देखो, उस पागल बूढ़े को कोई अपनी कार में बिठा कर ले जा रहा है, आप फौरन उसका ताकुब करें। सोनिया ने विंड स्क्रीन के पार देखा। दूर वो नीम पागल बूढ़ा एक कार में बैठ चुका था। सोनिया ने फौरन ही कार स्टार्ट की। इतने में वो बौना उसकी कार में आकर बैठ गया। फिर वो कार तेजी से दौड़ती हुई आगे जाने वाली गाड़ी का ताकुब करने लगी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती जा रही थी। सोनिया का ख्याल था कि मैरिया के दुश्मन उस वसीयतनामे का आधा हिस्सा हासिल करने के लिए उस बूढ़े को अपने साथ कार में बिठाकर ले जा रहे हैं ताकि उसे उस सैंडल का पता मालूम कर सकें। सोनिया का यह ख्याल दुरुस्त मालूम हो रहा था क्योंकि उस नीम पागल बूढ़े से और किसी को दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद आगे वाली गाड़ी एक बंगले के अहाते में जाकर रुक गई। सोनिया उस बंगले से दूर ही कार रोककर बाहर आई और उन्हें देखने लगी। बंगले के पास कार से एक शख्स उतरकर बूढ़े को पिछली सीट से उतार रहा था।
फिर उसका हाथ पकड़कर बंगले के अंदर ले जा रहा था। सोनिया एक तरफ बढ़ते हुए कोठी के दाएं जानिब आई, फिर छोटी सी हदबंदी को फलांग उस बंगले की तरफ बढ़ने लगी। उसका ख्याल था कि वहां कोई कुत्ता पाला गया होगा या मुलाजिम वगैरह उसे देख लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचती गई वैसे वैसे पता चला कि वहां वीरानी है। कोई मुलाजिम नजर नहीं आ रहा और कोई जानवर भी नहीं। वह बंगले के दरवाजे पर पहुंच गई जिसके अंदर वो दोनों जा चुके थे। वो भी दरवाजे से बंगले में दाखिल हो गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा उस बंगले का हर कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। रिहाइश का और नुमाइश का तमाम कीमती सामान वहां मौजूद था। पता चलता था कि वहां कोई अमीर कबीर शख्स रहता है। वह मुख्तलिफ कमरों से और कॉरिडोर से गुजरते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां के उन तमाम कमरों की खूबसूरती के बरक्स बदसूरती थी। यानी बहुत सा कचरे का ढेर वहां पड़ा हुआ था और वो शख्स उस बूढ़े से बातें कर रहा था। और वो सैंडल जिसे वो बूढ़ा सड़क के किनारे से उठाकर लाया था उसकी कीलों को उखाड़ते हुए कह रहा था, ओल्ड मैन, मालूम होता है कि आज भी इस सैंडल में तुम कोई अहम चीज लेकर आए हो। मैं अभी देख लेता हूँ। उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि बूढ़ा जो कचरा उठाकर लाता है वो दूसरा शख्स उस कचरे की तलाशी लेता है और उसे अंदर तक टटोल कर देखता है कि शायद कोई कीमती चीज उसे हासिल हो जाए। उसने चप्पल की कीलों को उखाड़ दिया और खोलकर उसे देखने के बाद मायूस होकर कह रहा था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आज तुम पता नहीं किसकी सैंडल उठाकर ले आए हो। ठीक है, अब उसे ले जाकर कचरा घर में फेंक देना। उसी वक्त सोनिया उस कचरे वाले कमरे में दाखिल हुई। उसकी आहट सुनते ही उस शख्स ने चौंक कर देखा। सोनिया ने गहरी संजीदगी से कहा, अच्छा तो ये बूढ़ा जो कुछ उठाकर लाता है तुम उसकी तलाशी लेते हो। ये आज से 2-3 दिन पहले मेरी एक सैंडल उठाकर ले आया था। उसमें एक वसीयतनामे का आधा हिस्सा छुपा हुआ था। मैंने उसे दुश्मनों से छुपा कर रखा था। वो सैंडल यकीनन तुम्हारे हाथ लग गया है, इसलिए आज भी सैंडल की कीलें उखाड़कर तुम कुछ और तलाश कर रहे थे। हाँ, यही बात है, उस शख्स ने कहा। अब से पहले मुझे एक सैंडल में एक वसीयतनामा मिला है, उसमें मैरिया का नाम लिखा हुआ है। क्या तुम्हारा नाम मैरिया है? सोनिया ने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, मेरा नाम सोनिया है। मैरिया एक अस्पताल में जेर इलाज है। मैं उसके लिए उसके वसीयतनामे को तलाश करती फिर रही हूँ। लाओ वो मुझे दे दो। उसने कहा, आओ हम ड्राइंग रूम में चलकर बातें करते हैं। ये मेरा कारोबार है। अगर वो चीज़ तुम्हारी और तुम उसे लेना चाहती हो तो मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसकी कीमत अदा करना होगी। वो दोनों ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे थे। सोनिया ने पूछा, तुम उसकी कीमत क्यों लोगे जबकि वो चीज़ मेरी है या मैरिया की है और मैरिया उसकी हकदार है? मैं अपनी मेहनत की कीमत वसूल करता हूँ, मेरा यही धंधा है। मैं इस बूढ़े को अपना आलियाकार बनाकर रखता हूँ। ये जो चीज़ें इधर उधर से उठा कर लाता है पहले मैं उसे देखता हूँ, उसकी तलाशी लेता हूँ। अगर उस कचरे में से मुझे कुछ हासिल हो जाता है तो मैं उसे रख लेता हूँ, वरना इस बूढ़े को वापस कर देता हूँ। वह बूढ़ा उसे ले जाकर किसी कचरा घर में डाल देता है। सोनिया ने हैरानी से अपने आसपास देखते हुए कहा, इतना शानदार बंगला, इतना कीमती सामान, ताज्जुब है कि ये सब कुछ तुमने कचरे से कैसे हासिल किया? वो मुस्कुराकर एक सोफे पर बैठते हुए बोला, 15 बरस पहले मैं बहुत गरीब था। मैं सोचता था कि कैसे दौलतमंद बन जाऊं। फिर सोचते सोचते मेरे दिमाग में ये बात आई कि इंसान मिट्टी और रेत बेचकर भी दौलतमंद बन जाता है। तो मैं कचरे घर से कचरा समेटकर दौलत क्यों नहीं हासिल कर सकता? फिर मैंने कचरे घर में बैठकर उन्हें कुरीदना शुरू किया, चीज़ों को टटोलना शुरू किया। पहले मैं पुराने डिब्बे और बोतलें जमा करके बेचता था। उन्हीं दिनों इस बूढ़े से मुलाकात हुई। इस बेचारी की बेटी को पता नहीं किसने कत्ल कर दिया है या कोई अगवा करके ले गया है। ये उसकी तलाश में मारा मारा फिरता है और पागल हो गया था। ये इधर उधर से चीज़ें उठाकर लाता था और कचरा घर में फेंक देता था। एक दिन ये एक परस उठाकर लाया और कचरा घर में फेंकने लगा। मैंने उसके हाथ से लेकर देखा तो इसमें हीरों से जुड़ा हुआ सोने का एक हार था जो बहुत कीमती था। उसने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा, फिर एक बार कचरा घर में मुझे एक नौज़ायदा बच्चा मिला। मैंने उसके वालिदैन की तलाश शुरू कर दी। पता चला वो एक बहुत बड़े खानदान का चश्मो-चराग है। चूंकि शादी से पहले वो बच्चा पैदा हो गया था, इसलिए बदनामी के डर से वो बच्चा कचरा घर में फेंक दिया गया। मैंने इस बच्चे के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे लाखों डॉलर वसूल किए। सोनिया ने पूछा, तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो? उसने जवाब दिया, चूंकि मैरिया का वो वसीयतनामा करोड़ों डॉलर की मालियत से ताल्लुक रखता है, इसलिए मैं 50,000 डॉलर का मुतालबा करता हूँ। ये बहुत है। वो गरीब और बीमार लड़की इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकेगी। कोई बात नहीं, वो मुझे प्रो नोट लिख कर दे दे कि उसने मुझसे 50,000 डॉलर कर्ज लिए हैं और जैसे उसे जायदाद मिलेगी वो मेरी रकम अदा कर देगी। मैं इस प्रो नोट पर वो वसीयतनामा दे दूंगा। सोनिया ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर अस्पताल के नंबर डायल किए और उस बौने डॉक्टर से रब्ता कायम किया जो मैरिया पर आशिक था और उससे शादी करने वाला था। बौने डॉक्टर ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा कि प्रो नोट की जरूरत नहीं है। वो अपने किसी बौने के हाथ 50,000 डॉलर नकद भेज रहा है। वो वसीयतनामा फौरन ही अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। सोनिया ने रिसीवर रखकर उस शख्स से कहा, तुम्हारे लिए 50,000 डॉलर नकद आ रही हैं, तुम वो वसीयतनामा निकाल कर ले आओ। वो वहां से उठकर दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। मैं उस शख्स के दिमाग को कुरीदने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो बहुत ही कारोबारी किस्म का आदमी है। उसने सोनिया को और बहुत सी चीजें नहीं बताई कि उसने कचरा घर से और क्या कुछ हासिल किया है, क्योंकि वो राज की बातें थीं। उसकी दौलतमंदी का एक राज ये भी था कि एक बार उसने इस पागल बूढ़े के लिबास की तलाशी ली तो इसमें एक ऐसा कागज निकला जिसमें खुफिया पैगाम दर्ज था। इससे पता चला कि किसी मुल्क का जासूस अपने किसी दूसरे जासूस को कोई बहुत अहम पैगाम दे रहा है। वो कागज हाथ लगते उसे कब्जे में रखकर इंतजार किया कि जिन लोगों ने पैगाम भेजा है और उस कागज को कचरा घर में रखा है वो जरूर वहां उसे तलाश करने आएंगे। थोड़ी देर बाद वो कचरा घर में पहुंचा तो किसी शख्स को कुछ परेशान सा पाया। फिर उसने पूछा कि वो क्यों परेशान है और क्या तलाश कर रहा है। उस शख्स ने अपनी असल बात नहीं बताई कि उसे किस चीज की तलाश है।
तब उस कचरा घर के कारोबारी ने उसे बताया कि उसके पास एक ऐसा खुफिया पैगाम है जो किसी दूसरे जासूस के लिए है। ये सुनते ही वो चौंक गया और उसे उस कागज का मुतालबा करने लगा। उस दिन के बाद से उस कचरा घर के कारोबारी का ताल्लुक जासूसों से भी हो गया और वो उनके दरमियान एक अहम कड़ी बनकर पैगामात को इधर उधर पहुंचाने लगा, जिसका उसे बहुत ज्यादा मुआवजा मिलता था। कचरा घर ऐसी जगह है कि जिसकी दोनों तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं करते और नफरत से नाक पर हाथ रखकर गुजर जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे ही कचरा घरों से कितने जबरदस्त किस्म के कारोबार होते हैं, कैसी कैसी साजिशें होती हैं और कैसे कैसे राज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। वो कचरा घर का कारोबारी दूसरे मुल्क में आकर टेलीफोन के नंबर डायल कर रहा था। किसी से राब्ता कायम होने के बाद उसने कहा, मैं एक अहम कागज का सौदा एक औरत से तय कर रहा हूँ। उसका कोई आदमी अभी $50,000 लेकर यहाँ आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई धांधली ना हो। अगर कोई फ्रॉड हुआ और मुझसे वो कागज जबरदस्ती छीन कर ले जाने की कोशिश की गई तो तुम लोग उन्हें रोकना और उनसे वो कागज छीन लेना। फौरन मेरे बंगले के पास पहुंचो और उस औरत को भी देख लो जो अभी मेरे पास बैठी हुई है। मैंने सोनिया के दिमाग में पहुंचकर कहा, देखो वो शख्स अपने आदमियों को तुम्हारी निगरानी के लिए बुला रहा है। तुम कोई फ्रॉड करोगी तो वो लोग तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देंगे। सोनिया की सोच ने कहा, मुझे जो करना है कर गुजरूंगी। $50,000 कोई मामूली रकम नहीं है कि मैं उसे देकर चली जाऊं। मैं उसे वसीयतनामा लेने के बाद वो $50,000 भी यहाँ से वापस ले जाऊंगी। मैंने कहा, अच्छी बात है, तो मैं इस कचरा घर के कारोबारी आदमी को दिमागी तौर पर ट्रैप करता हूँ। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सोनिया ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुम ख्वामखा मेरे मामलात में टांग ना अड़ाओ। अगर तुम देखना चाहते हो तो खामोशी से देखते रहो कि मैं यहाँ से किस तरह उस रकम के साथ वो वसीयतनामा भी लेकर जाऊंगी। मेरा नाम सोनिया और मैं किसी की मोहताज नहीं रहती। तुम जिद्दी भी हो और मगरूर भी। अगर मैं तुम पर लानत भेजकर चला गया तो फिर कभी पलट कर तुम्हें नहीं देखूंगा। वो दिन मेरे लिए बड़ा मुबारक होगा जिस दिन तुम मुझ पर लानत भेजकर चले जाओगे। अच्छी बात है, तो मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ और तुम इस मुबारक दिन की खुशियां मनाओ। ये कहकर मैं चुप हो गया। उसके पास से वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इस वाक्य से मेरी दिलचस्पी थी कि वो वसीयतनामा कैसे मैरिया तक पहुंचता है और सोनिया क्या करना चाहती है। इसीलिए मैं चुपचाप उसके दिमाग में झांकता रहा। वो सोचती रही कि मैं वाकई चला गया हूं या मौजूद हूं। फिर उसने उस सोच को ज़हन से झटक दिया। ये सोच कर कि शायद मैं उसकी सोच पढ़ रहा हूं और ये समझूंगा कि वो मेरे मुतल्लिक बेख्तियार सोचने पर मजबूर हो गई है और वो ऐसी कोई कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो कचरे घर का कारोबारी दूसरे कमरे में बैठा अपने आदमियों की आमद का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद वो बौना $50,000 एक ब्रीफ केस में रख कर ले आया। इसके थोड़ी देर बाद ही वो लोग भी पहुंच गए जो सोनिया को घेरना चाहते थे ताकि वसीयतनामा बगैर अदायगी के ना ले जा सके। जब वो लोग उस बंगले के ड्राइंग रूम में पहुंचे तो सोनिया को देखकर ठिठक गए। वो कचरे घर का कारोबारी उस कमरे में आया तो एक शख्स ने कहा, मिस्टर, ये तो मादाम सोनिया है। अगर ये वसीयतनामा मुफ्त ले जाना चाहेंगी तब भी हम इन्हें नहीं रोकेंगे। ये हमारे मास्टर का हुक्म है कि हम मादाम के रास्ते में कभी रुकावट न बने। वो कचरे घर का कारोबारी हैरानो परेशान होकर सोनिया को देखने लगा। आने वाले लोगों में से एक शख्स ने सोनिया को मुखातिब करते हुए कहा, मादाम, अगर आप वो वसीयतनामा ले जाना चाहती हैं तो हमारे मास्टर से फोन पर बातें कर लें। फिर वो जैसा हुक्म हमें देंगे हम वैसा उस पर अमल करेंगे। सोनिया ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर मास्टर मॉस्ट्रोनी के नंबर डायल किए। मॉस्ट्रोनी पेरिस का मास्टर था और सुपर मास्टर की तंजीम से ताल्लुक रखता था। सोनिया ने उसे राब्ता कायम होने के बाद वहां के हालात बताए। मास्टर ने कहा, मादाम, हम आपके खादिम हैं। आप बगैर कुछ अदा किए हुए वो वसीयतनामा वहां से ले जाएं। वैसे एक गुजारिश है कि आपने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया कि आप हमारे लिए काम करेंगी या नहीं। सोनिया जरा देर खामोश रही, सोचती रही। फिर उसने कहा, मैं एक शर्त पर काम करूंगी। पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरी अपनी एक अलग अहमियत है या मुझे फरहाद अली तैमूर की वजह से पूजा जा रहा है। मास्टर मॉस्ट्रोनी ने कहा, नहीं मादाम, आपकी भी अलग अहमियत है। आप बहुत ही काबिल और बासलाहियत खातून हैं। हम आपकी कदर करते हैं। सोनिया ने कहा, अगर मुझे फरहाद अली तैमूर की निस्बत से ना समझा जाए और उसके नाम से कभी मंसूब ना किया जाए और मुझे एक अलग अहमियत दी जाए तो मैं इस तंजीम के लिए काम करती रहूंगी। मैंने फरहाद अली तैमूर से हमेशा के लिए अलहदगी इख्तियार कर ली है। ये बात तुम अपने सुपर मास्टर तक पहुंचा दो। अगर उसे मंजूर होगा तो मैं उसके लिए काम करूंगी, वरना अपनी अलग राह इख्तियार करूंगी। सोनिया अच्छी तरह जानती थी कि मैं रेड पावर और सुपर मास्टर की तंजीमों के खिलाफ रहता हूं और कभी उनके लिए मैंने काम करने की रजामंदी जाहिर नहीं की, हमेशा उनका मुखालिफ रहा। लेकिन सोनिया मेरी मुखालफत में, मेरी जिद में उस तंजीम की रुकन बनने के लिए तैयार हो रही थी। मैं ये सोचकर उसके दिमाग से निकल आया कि अब वो जो चाहे सो करे, मैं उसके मामले में आइंदा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारी लॉन्च समुद्र की सतह पर तेजी से दौड़ती जा रही थी। मैं अरशे पर खड़ा हुआ तारीकी में यूं ही देख रहा था। अंधेरे को देखते रहने से जिसका भी तसव्वुर कायम किया जाए उसकी तस्वीर निगाहों के सामने बहुत साफ और वाज़ेह हो जाती है। अब तक मैं इस अंधेरे में सोनिया की तस्वीर देख रहा था और अब मैंने उसे अपने तसव्वुर से मिटा दिया था। जब कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरा उससे सामना होगा तो मैं देखूंगा कि आइंदा भी उससे दिलचस्पी ले सकता हूं या नहीं। बहरहाल बार बार के समझाने मनाने के बावजूद वो बहुत ही हट धर्म और जिद्दी निकली। उसने मुझे बार बार ठुकराया और अब मेरी अनायत का मसला था। मेरी खुददारी थी कि मैं उसकी तरफ अब दोबारा माइल ना होता और ना ही अब उसके दिमाग में झांक कर देखता। मैंने आइंदा के लिए तौबा कर ली।